तो जैसे कि गाइस आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था, लू फैंग एंड लू फैंग के बाकी के साथी ये सारे के सारे ट्रांसपोर्टेशन पोर्टल के अंदर एंटर कर चुके थे। अब आगे जैसे ये लोग इस डार्क वर्पुल के अंदर एंटर करता है, एक इनविजिबल सी वेव इन सभी लोगों की बॉडी के ऊपर आके लगती है। यानी कि कुल मिला के यहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो थोड़ा सा अलग था, लेकिन क्योंकि जो लू फैंग था वो एक अर्ली स्टेज का गॉड एम्पर था, इसलिए वो इजीली इस चीज को रेजिस्ट कर लेता है। एम्पर मिंग भी इस वक्त काफी ज्यादा काम लग रहे थे। बस एम्पर फू थे जिनके फेसेस के ऊपर हम लोगों को थोड़े से एक्सप्रेशन देखने के लिए मिल सकते थे, यानी कि एम्पर फू थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे। एंड इन सभी लोगों के अंदर सबसे ज्यादा वीक अगर कोई है तो वो एम्पर फू ही है। इसी के बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है दो पानी की बूंदें आती है जो कि इंस्टेंटली लू फैंग, एम्पर क्विंग, एम्पर फू और एम्पर मिंग इन सभी लोगों को अपने अंदर एनवेलप कर लेती है। यानी कि कुल मिला के लू फैंग एक बबल के अंदर चला गया था। एंड जो बबल था ये काफी ज्यादा हाई स्पीड के अंदर ट्रेवल कर रहा था। लू फैंग जब अपने ओरिजिन कॉन्टिनेंट के ऊपर था तब उसने एक दिन आई ऑफ लाइफ एंड डेथ के थ्रू इस चीज को ऑब्जर्व किया था, यानी कि सोर्स वर्ल्ड के बाहर ऑब्जर्व किया था। उसने इस ड्रॉप ऑफ वाटर को भी ऑब्जर्व किया था एंड उसे पता चला था कि जो चीज है इस चीज का इस्तेमाल होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ऐसी सोर्स वर्ल्ड के बाहर काफी सारे वर्ल्ड है जो कि छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर समाये हुए हैं। हम लोग को लू फैंग देखने के लिए मिलता है जो कि जब अपने पीछे मुड़ के देखता है तो उसे देखने के लिए मिलता है कि वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट से काफी ज्यादा दूर जा रहा था। धीरे धीरे करके जो ओरिजिन कॉन्टिनेंट है वो उसके आंखों के सामने से विलुप्त होते जा रहा था, यानी कि गायब हो रहा था। लू फैंग को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने घर को छोड़ के जा रहा हो। यही सेम फीलिंग लू फैंग को तब भी आई थी जब उसने ओरिजिनल यूनिवर्स को छोड़ा था। लू फैंग इस वक्त मनी मन ये चीज सोच रहा होता है कि उसे कितना ही टाइम हुआ था यहाँ पे आए हुए, इतने जल्दी वो अपने इस सोर्स वर्ल्ड को छोड़ते हुए यहाँ से जा रहा है। जैसे जैसे लू फैंग इस बबल के अंदर आगे आगे ट्रेवल कर रहा था वैसे वैसे लू फैंग को रास्ते के अंदर काफी सारे छोटे छोटे सोर्स वर्ल्ड देखने के लिए मिलता है जो कि काफी ज्यादा सिमिलर थे ओरिजिन कॉन्टिनेंट से। वही जब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तभी एम्पर फू कहता है क्या क्या वो एक हुनियान लाइफ फॉर्म है। लू फैंग भी इस चीज को देख पा रहा था, ये एक स्नेक था। स्नेक की जो बॉडी थी वो लिटरली काफी ज्यादा बड़ी थी। ऐसा लग रहा था ये पूरे के पूरे एंटायर सोर्स वर्ल्ड का 1/3 हिस्सा हो। कुछ टाइम के बाद ये जो स्नेक होता है ये भी उन लोगों के आंखों के सामने से निकल जाता है क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा तेजी से ट्रेवल कर रहे थे आगे की तरफ। वो जो स्नेक होता है वो भी इन लोगों को देखते हुए मनी मन सोचता है ये लोग इतने ज्यादा तेजी से ट्रेवल कर रहे हैं, क्या ये हुनियान लॉर्ड्स है। ऐसा लगता है इस वक्त मेरी पोजीशन भी एक्सपोज हो चुकी है, मुझे इन लोगों को हंट करने के लिए नेक्स्ट टाइम आना चाहिए। वही तभी हम लोगों को वहीं पे पास में एक और बंदा देखने के लिए मिलता है क्योंकि काफी ज्यादा यंग था। उसने ब्लैक कलर के रॉब्स पहन के रखे थे। वो काफी ज्यादा मर्डरस इंटेंट के साथ उस स्नेक की तरफ देख रहा था। तो मन ही मन सोचता है कि जो इन्फिनाइट सर्पेंट क्लैन है ये सबसे ज्यादा ट्रबलसम है नेचुरली बॉर्न हुनियान लाइफ फॉर्म्स के अंदर। ये कहीं पे भी अपीयर हो जाता है पूरे के पूरे इन्फिनाइट हुनियान स्पेस के अंदर, कहीं पे भी डिसअपीयर भी हो जाता है, पता भी नहीं चलता ये कहाँ से और कहाँ चले गए। एक्चुअल में जो बंदा था ये उनमें से कुछ सर्पेंट्स को मारना चाहता था, लेकिन इस बार भी इसके हाथों से ये जो सर्पेंट था ये निकल चुका था। ये भी कुछ टाइम के बाद यहाँ से गायब हो जाता है। एम्पर क्वीन एंड बाकी सब लोग इस सारे नजारे को देख रहे थे। एम्पर क्वीन मनी मन कहता है उस स्नेक के इतने बड़े साइज के थ्रू यही पता चलता है कि ये जो स्नेक है ये एक वर्ल्ड क्लास का हुनियान लाइफ फॉर्म है। फॉर्चुनेटली हमारे पास इस टेलीपोर्टेशन वाटर ड्रॉपलेट की प्रोटेक्शन है जो कि बाहर की सारी चीजों से हम लोग को प्रोटेक्ट कर रहा है। ना ये जो हुनियान लाइफ फॉर्म है यानी कि वो स्नेक है वो इतना ज्यादा डरावना है, इवन अगर तुम अपने आंखों से उस चीज को देख भी लो उसके बाद भी तुम मेमोरी पोल्यूशन के कारण मारे जा सकते हो। यानी कि उस स्नेक को कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, उसकी अपीयरेंस ही इन लोगों को मार सकती है। इसका एक काफी अच्छा एंड प्राइम एग्जांपल आप लोगों ने लू फैंग के केस के अंदर देखा होगा। जब उसे वो गॉड आई मिली थी उसे देख के लू फैंग की फटके 1000 हो चुकी थी। उस ट्रॉमा को लू फैंग काफी लंबे टाइम तक नहीं भुला पाया था। जो आई थी वो भी एक हुनियान लाइफ फॉर्म की थी। वो जो आई थी वो तो बस उसका एक छोटा सा डायग्राम था। सोचो अगर किसी दिन लू फैंग ने रियल हुनियान लाइफ फॉर्म को देख लिया तो उसकी क्या ही हालत हो जाएगी। ब्रोकिंग कहता है कि इन्फिनाइट हुनियान स्पेस के टेलीपोर्टेशन के टाइम ये काफी ज्यादा कॉमन है कि इस तरीके के हुनियान लाइफ फॉर्म्स को देखा जाए, लेकिन इतना ज्यादा पावरफुल वाला दिखना ये सही में काफी ज्यादा रेयर है। ब्रोकिंग कहता है चलो छोड़ो, हम वैसे भी 9 रिवर होली रिलम के अंदर जल्दी पहुंचने वाले हैं। इसके बाद ये जो वाटर ड्रॉपलेट होता है ये और ज्यादा तेजी से अपनी स्पीड बढ़ा लेता है एंड कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये लोग 125 सोर्स वर्ड्स को और क्रॉस कर लेते हैं एंड फाइनली अपने डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच जाता है। लू फैंग, एम्पर मिंग, एम्पर फू ये सारे के सारे अपने डेस्टिनेशन को देखते हैं। एक्चुअल में इनकी जो डेस्टिनेशन थी वो एक वास्ट ओवल शेप का वर्ल्ड था जो कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट से थोड़ा सा छोटा लग रहा था। यहाँ पे इन लोगों को एक रिवर देखने के लिए मिल सकती थी जिसका जो अपीयरेंस था वो काफी फेंट था, जिसके अंदर हम लोगों को काफी सारी ग्रैंड फॉर्मेशन देखने के लिए मिल सकती थी जिसने इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को सील करके रखा था। उस टाइम के अंदर ये सभी लोग 9 रिवर होली रिलम के अंदर एंटर कर जाता है। इस 9 रिवर होली रिलम के सेंटर के अंदर हम लोगों को एक सेक्रेट टावरिंग माउंटेन देखने के लिए मिलता है। जो माउंटेन था इसके ऊपर हम लोगों को एक बहुत बड़ा सा डार्क पूल भी देखने के लिए मिल सकता था। जो ड्रॉप ऑफ वाटर था जिसके अंदर ये सभी लोग बैठे हुए थे, वो जो ड्रॉप ऑफ वाटर होता है वो सडनली उस डार्क पूल के अंदर जाके गिर जाता है। लू फैंग, एम्पर क्विंग, एम्पर फू ये सारे के सारे उस पूल के ऊपर फ्लोट कर रहे थे। ऐसा लग रहा था इन लोगों को देखने से जैसे कि वो लोग उस पूल के अंदर से ही मर्ज हुए हो। अगली सेकंड के अंदर जो लू फैंग होता है वो नोटिस कर लेता है लगभग 200 फिगर से भी ज्यादा लोग यहाँ पे गैदर हुए थे इस माउंटेन के ऊपर।
कुछ लोग ग्रुप्स के अंदर खड़े थे तो कुछ लोग अकेले खड़े थे। फेंग समझ जाता है कि ये सारे के सारे लोग अलग अलग कल्टीवेशन सिस्टम से बिलोंग करते होंगे। वही जब लू फेंग अपने आसपास के लोगों को देखता है तो उसे काफी सारे डिस्टिंक्ट ऑरा फील होते हैं, यानी कि अलग अलग तरीके के ऑरा। लू फेंग को एक बंदा देखने के लिए मिलता है जिसके पीछे वो धनुष और बाण कैरी कर रहा था। वही एक हम लोगों को रॉक मैन भी देखने के लिए मिल सकता था। फिर अचानक से जो एम्परर होता है उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं वो चेंज होने लग जाता है कि एकदम से उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि उसकी पूरी की पूरी बॉडी बर्न हो रही हो, उसकी स्किन उसकी बॉडी से निकाल ली गई हो। एम्परर क्विंग, लू फेंग, एम्परर मिंग, ये सारी की सारी लोग एम्परर फू की तरफ एक साथ देखता है। एम्परर फू कहता है कि मेरी बॉडी कोलैप्स कर रही है। एम्परर क्विंग कहता है ज्यादा पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके का कंप्लीट डाउ जो होता है वो किसी भी सोर्स वर्ल्ड के अंदर आराम से एंटर कर सकता है। लेकिन क्योंकि ये जो 9 रिवर होली रिलम है ये कोई सोर्स वर्ल्ड नहीं है, ये एक स्पेशल कल्टीवेशन वर्ल्ड है जिसे सीनियर युआन एंड बाकी लोगों के द्वारा क्रिएट किया गया है। कहते हैं मे बी तुम्हारे बॉडी के अंदर का जो फिजिकल कोर है वो इस 9 रिवर होली रिलम के साथ सूटेबल ना हो। अपनी बॉडी को पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर देना चाहिए एंड उसे रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए। इससे शायद से तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाए, लेकिन तुम्हारी जो बॉडी है वो कोलैप्स नहीं होगी। एम्परर के अंदर मुंडी हिला देते हैं एंड वो तुरंत अपनी पूरी बॉडी को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देता है, वापस से अपनी पूरी की पूरी बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट करता है। एंड गाइस, अपनी बॉडी को पूरी तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करना एम्परर लेवल के ऊपर कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसी के बाद जो एम्परर क्वीन होता है वो जैसे लू फेंग की तरफ देखते हो तो थोड़ी सी सरप्राइज होता है। वो एम्परर मिंग का तो फिर भी समझ सकते थे कि जो एम्परर मिंग है वो हुनियान ब्लड लाइन को कल्टीवेट करता है, जो कि ज्यादातर वर्ल्ड्स के साथ कॉम्पेटेबल हो जाती है, यानी कि सूट कर जाती है। बट फिर वो लू फेंग से कहता है, लू फेंग तुम तो हुनियान ब्लड लाइन को कल्टीवेट नहीं करते है ना, तुम इस इन्वायरमेंट के साथ इतने ज्यादा इजीली एडजस्ट कैसे कर गए। लू फेंग स्माइल करता है एंड कहता है कि उसके जितने भी अवतार्स है वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं हुनियान ब्लड लाइन बींग्स के अंदर, वो आराम से 9 रिवर होली रियल्म को अडेप्ट कर पा रहा है। लू फेंग कहता है कि भले ही वो हुनियान ब्लड लाइन को कल्टीवेट ना करता हो, लेकिन उसके बाद भी इस जगह पे आने के बाद उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा, यानी कि ना ही वो बढ़ी है ना ही वो घटी है। पर क्वीन लू फेंग के बारे में और ज्यादा क्यूरियस होता है, लेकिन वो और ज्यादा कुछ नहीं पूछते। इस वक्त लू फेंग मनी मन सोच रहा होता है एक बॉडी जो कि काफी सारे डाउस मिस्ट्रीज के थ्रू बनी हो वो किसी भी न्यू वर्ल्ड के अंदर आती कोलैप्स कर जाती है। एंड इसी तरीके से जो पाथ फाइंडर्स है वो डिफरेंट वर्ल्ड के अंदर जाके डिफरेंट कल्टीवेशन फॉर्म्स को अडेप्ट करते हैं। सडनली उनके सामने वाला वो जो बड़ा सा सेक्रेट माउंटेन होता है, अंदर हम लोगों को थोड़ी सी हलचल सी देखने के लिए मिलती है। उस सेक्रेट माउंटेन के अंदर से आवाज आती है, इतने भी नए कल्टीवेटर्स यहाँ पे आते हैं हर एपॉक्स के अंदर, उन लोगों को यहाँ से लेके जाने के लिए एक शिप आती है। वो शिप तुम्हें 9 रिवर होली रिलम के सिटीज के अंदर लेके जाएगी। उसके बाद एम्परर क्वीन कहता है कि जो सेक्रेट माउंटेन है के अंदर कुल मिला के 2 टेलीपोर्टेशन चैनल है एंड ये जो माउंटेन है ये उन 2 टेलीपोर्टेशन चैनल को गार्ड करता है। इस टेलीपोर्टेशन चैनल की मदद से जो लू फेंग है वो डायरेक्टली ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर जा सकता है। अगर तुम उस टेलीपोर्टेशन चैनल के थ्रू जाना चाहते हो तो तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो एटलीस्ट लेट स्टेज गॉड एम्परर पाथ फाइंडर लेवल के ऊपर होनी चाहिए। ये कोई नया लेवल नहीं है गाइस, ये बस लेट स्टेज गॉड एम्परर लेवल है। सडनली जो एम्परर क्वीन होता है वो आगे आता है एंड उनके बॉडी के अंदर से उनका ऑरा निकलता है, जो कि उनके आसपास के जितने भी 200 बींग्स हैं उन सारे के सारे बींग्स को एनवेलप कर लेता है। एम्परर क्वीन सभी लोगों के सामने आते हैं एंड चिल्लाते हुए कहते हैं जो 9 रिवर होरीलियम है इसके अंदर कुल मिला के 35 सिटीज है, मैं यूनलान सिटी की तरफ जा रहा हूँ, अगर तुम में से कोई मुझे ज्वाइन करना चाहे तो तुम मुझे अभी ज्वाइन कर सकते हो। एम्परर क्वीन का ऑरा होता है उसे देख के इवन लू फेंग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल था। जो एम्परर क्वीन थे वो पहले भी 9 रिवर होरीलियम के अंदर जा चुके थे एंड ये उनका पहली बार ही नहीं था, लेकिन यहाँ पे बाकी के जितने भी लोग आए थे वो सारे के सारे नए थे, इसलिए एम्परर क्वीन उन सभी लोगों को अपने साथ लेके जाने के लिए कहता है। एम्परर क्वीन फिर स्माइल करते हुए कहता है कि जितने भी कल्टीवेटर्स है यहाँ पे उन सभी लोगों को हर एपॉक के लिए लगभग 100 हुनियान क्रिस्टल देना पड़ेगा, ये यहाँ का स्टैंडर्ड रेट है, यानी कि ये उस सिटी का स्टैंडर्ड रेट है। इसके बाद एक एक करके कुछ लोग आगे आते हैं जो कि एम्परर क्वीन के साथ जाने के लिए मान जाते हैं। उनमें से काफी सारे ऐसे लोग थे जो कि पहले भी 9 रिवर होलीलम के अंदर आ चुके हैं, तो वो बस कुछ टाइम के लिए घूमने गए थे अपने घर के अंदर दोबारा से एंड वो वापिस से अभी अपने घर आ रहे थे, यानी कि घूम फिर के वापिस से इस जगह पे आ रहे थे। वही काफी सारे ऐसे लोग थे जो कि थोड़े से कमजोर थे एंड अकेले ट्रेवल करने के लिए उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो बिल्कुल ही अनसफिशिएंट थी। वो सारे के सारे लोग ट्रांसपोर्ट फ्लाइंग बोट का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन तभी ये जो गॉड एम्परर होता है यानी कि एम्परर क्वीन, सब लोग देखते हैं कि ये जो गॉड एम्परर है काफी तो कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है उन सभी लोगों को रास्ता दिखाने के लिए। काफी सारे लोग एम्परर क्वीन के साथ आने के लिए मान जाते हैं। जो लोग नए थे उन लोगों को कुछ भी नहीं पता था एंड उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कि जो बोट है इसे आने में और कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा। इस टाइम के बाद कुल मिला के 96 कल्टीवेटर्स आ जाते हैं 200 कल्टीवेटर्स के अंदर से, जो कि एम्परर क्वीन को फॉलो करना चाहते थे। नेक्स्ट सेकंड के अंदर जो एम्परर क्वीन होता है वो इन सभी लोगों से 100 हुनियान क्रिस्टल ले लेता है। कुल मिला के उसके पास हो जाते हैं 10,000 हुनियान क्रिस्टल। उसके बाद जैसे एम्परर क्वीन अपने हाथों को लहराता है, यहाँ पे हम लोगों को एक ग्रीन मेटल फ्लाइंग बोट देखने के लिए मिलती है। जो बोट थी इसका ऑरा ही काफी ज्यादा टेरिफाइंग था। तभी लू फेंग को धीरे धीरे करके ऐसा रियलाइज हो रहा था
कि बिना स्टार टावर के एंड आई ऑफ लाइफ एंड डेथ के जो लू फैंग है वो एम्पर क्विंग से काफी ज्यादा कमजोर है। भले ही उसने एम्पर क्विंग को ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर हरा दिया था, लेकिन यहाँ पे उसे ऐसा फील हो रहा था कि एम्पर क्विंग माइट भी उससे ज्यादा ताकतवर है। एम्पर क्विंग उन सारे के सारे 96 कल्टिवेटर्स को रियर कैबिन के अंदर फेंक देता है, यानी कि पीछे वाली साइड। आगे की साइड बस ये 4 लोग थे, यानी कि लू फैंग, एम्पर क्विंग, एम्पर मिंग, एम्पर फू। टाइम के बाद ये जो ग्रीन फ्लाइंग बोट थी काफी ज्यादा तेजी से ट्रेवल करने लग जाती है एंड यूनलान सिटी की तरफ आगे बढ़ने लग जाती है। एम्पर क्विंग कहता है कि सबसे ज्यादा जो डेंजरस चीज है 9th रिवर होली रियलम के अंदर वो है इसकी 9 रिवर्स से बना हुआ है। जो 9 रिवर्स है ये एक तरीके से चेन जैसी है, ये एंटायर वर्ल्ड को सील करती है। ये पूरे के पूरे वर्ल्ड का एक एनर्जी हब है जो कि वास्ट हुनियान पावर को एकुमुलेट करती है। उसके बाद वो जो पावर होती है वो इन रिवर्स के अंदर बहती है। जब लू फैंग उस 9 रिवर होली रियलम के अंदर देखता है उसे काफी सारे हुनियान लाइफ फॉर्म देखने के लिए मिलता है। इनकी जो गिनती थी वो लिटरली काउंटलेस थी। हाँ के अंदर मुंडी लाते हुए कहता है रियली किसी को भी नहीं पता कि जो सीनियर युआन है उसने इस 9 रिवर के अंदर कितने ही सारे लोअर लेवल हुनियान लाइफ फॉर्म्स को यहाँ पे गार्ड करने के लिए रखा है। लेकिन हमें उन हुनियान लाइफ फॉर्म से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो जो हुनियान लाइफ फॉर्म है वो हमें हंट भी कर सकता है। जैसी जो एम्पर क्वीन की बोट होती है वो इन हुनियान लाइफ फॉर्म्स के क्लोज पहुंचती है। एम्पर क्वीन सडनली अपनी बोट की पावर को काफी ज्यादा बढ़ा देता है एंड वो काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लग जाती है। एम्पर होता है वो जैसे तैसे करके अपने बॉडी को स्टेबलाइज करते हैं एंड फिर वो कहता है भले ही उन्होंने पूरी तरीके से स्पेस मास्टरी करके रखी हो, लेकिन फिर भी यहाँ का जो स्पेस है वो इतना ज्यादा स्टेबल है कि इसके बाद भी वो इस जगह के ऊपर फ्लाई नहीं कर सकते, यानी कि उड़ नहीं सकते, फिर इस स्पेस के आर पार भी नहीं देख पा रहे। और स्माइल करते हुए कहता है जो 9 रिवर होरिलिरम है एक तरीके से काउंटलेस लो लेवल हुनियान लाइफ फॉर्म्स का घर है। जितने भी स्ट्रॉन्ग बींग्स है बिलियंस ऑफ वर्ल्ड के अंदर से वो सारे के सारे यहाँ पे काफी बुरी तरीके से बैटल करते हैं। जो उनमें से पावरफुल होता है वही यहाँ पे जिंदा रह पाते हैं। इसलिए जो 9 रिवर होरिलिरम है अगर वो इतना पावरफुल लोगों का बैटल सह पा रहा है, तुम सोच सकते हो कि ये कितना ही ज्यादा स्टेबल हो सकता है। का स्पेस इतना ज्यादा स्टेबल है कि इवन हाफ हुनियान लेवल का जो पर्सन होगा वो भी यहाँ पे अगर टेलीपोर्टेशन परफॉर्म करता है तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। ब्रोकिंग भी हंसते हुए कहता है इवन थॉट मेरी जो फ्लाइंग बोट है ये भी धीरे धीरे उड़ सकती है। लू फैंग कहता है ये धीरे लग रहा है, ये तो ऑलरेडी काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। जो लू फैंग था उसके कुल मिला के 5 अवतार थे। इन 5 अवतार्स के पास कुछ न कुछ स्पेशलिटीज थी, लेकिन उनमें से जो उसका एक अवतार था जो की काफी ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर सकता था, उसकी भी स्पीड इस वक्त एम्पर क्वीन की इस बोट से काफी ज्यादा कम थी। सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को लू फैंग देखने के लिए मिलता है जिसकी तीसरी आंख खुल जाती है। गाइस ये वो लू फैंग नहीं है जो कि इस वक्त स्पेस के अंदर ट्रैवल कर रहा है, ये वो लू फैंग है जो इस वक्त ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर है। लेकिन लू फैंग का एक दूसरा अवतार क्योंकि यहाँ पे कुछ सीक्रेट टेक्निक्स को प्रैक्टिस कर रहा होता है। लू फैंग ने अपने स्टार टावर एंड अपने इस गॉड आई को ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर ही छोड़ के आया था। वैसे तो उस गॉड आई को वैसे भी लू फैंग ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर लेके नहीं जा सकता था। रही बात स्टार टावर की, वो लू फैंग के लिए काफी ज्यादा कीमती ट्रेजर था। लू फैंग ने फिलहाल उस ट्रेजर को ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर ही रखा हुआ था क्योंकि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर वो ट्रेजर उससे कोई नहीं छीन सकता। सडनली जब ये लोग आगे बढ़ रहे होते तभी जो लू फैंग होता है वो कहता है कि आगे आगे क्रिएचर है। आगे लू फैंग को एक फेंट ब्लू कलर का क्रिएचर स्पॉट हुआ था जिसके अंदर से ब्लू कलर का ऑरा बाहर आ रहा था। जो लू फैंग होता है वो एम्पर क्वीन को पहले केयरफुल रहने के लिए कह देता है। एम्पर क्वीन होता है वो लू फैंग की तरफ देखता है एंड सरप्राइज के अंदर कहता है हंसते हुए इधर लू है आपकी जो डिटेक्शन एबिलिटी है वो सही में काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, क्योंकि मैं उस लो लेवल के हुनियान लाइफ फॉर्म को अपनी इस बोट की पावर के कारण ही देख पाया। यानी कि कुल मिला के बोर्ड के अंदर भी गायरोस्कोप लगा होगा। जो लू फैंग है उसकी नेचुरल एबिलिटी की मदद से उसने इस क्रीचर को स्पॉट कर लिया था। भाई जैसे ही लोग उस बड़े से क्रीचर के नजदीक आते हैं वैसे ही जो एम्पर क्वीन की बोट की स्पीड होती है काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वो लगभग 2 दिन बीत जाते हैं एंड हम लोग को वो फ्लाइंग बोट देखने के लिए मिलती है जो कि फाइनली वॉइड के साथ एक तरीके से मर्ज हो चुकी थी। वही रास्ते में इन लोगों को काफी सारे क्रीचर भी देखने के लिए मिले थे। जो एम्पर क्वीन होता है वो लू फैंग से कहता है क्यूरियसली पूछते हुए इधर लू है आप कितने लो लेवल के हुनियान लाइफ फॉर्म को इस वक्त डिटेक्ट कर पा रहे हो। लू फैंग कहता है कि वो कुल मिला के 3 क्रीचर्स को डिटेक्ट कर पा रहा है। लू फैंग उन क्रीचर्स का एक रफ लोकेशन बता देता है के अंदर से एक क्रीचर जो था वो एक तरीके से हवा के साथ ही मिला हुआ था। वही जो दूसरा क्रीचर था उसने क्लाउड का शेप लेके रखा था। वही तीसरा जो क्रीचर था वो पानी के अंदर था एंड वो लगभग पानी के साथ ही मिला हुआ था। एम्पर क्वीन काफी तो शॉक होते हैं क्योंकि एम्पर क्वीन यहाँ पे कुल मिला के बस 2 ही लाइफ फॉर्म्स को डिटेक्ट कर पा रहे थे, लेकिन जो लू फैंग है वो कुल मिला के 3 लाइफ फॉर्म्स को डिटेक्ट कर पा रहा था। एम्पर क्वीन कहता है ब्रदर लू है आपकी जो डिटेक्शन एबिलिटीज है वो लिटरली काफी ज्यादा अलग लेवल के ऊपर है, उसने इवन मुझे भी सरप्राइज कर दिया पूरी तरीके से। ये चीज सुन के लू फैंग मन ही मन सोचता है अगर उसके पास अगर उसकी लॉर्ड आए होती तो शायद से उसकी जो एबिलिटी होती है वो लगभग 1000 से 2000 गुना ज्यादा बेटर होती। इस तरीके के ट्रेजर्स को लू फैंग आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर नहीं लेके जा सकता। लू फैंग कहता है जो लो लेवल के हुनियान लाइफ फॉर्म होता है ये मेनली 9 रिवर्स के अंदर ही रहता है क्योंकि वहाँ पे इनफ एनर्जी है जो कि उनकी बॉडी को सस्टेन कर सकती है। अगर ये लोग स्पेस के अंदर घूमते भी है तो लोग ज्यादा दूर नहीं जाते, ये लोग उतना ही दूर जाते हैं जहाँ से ये लोग आराम से वापिस से इजिली वापिस आ सके। कुल मिला के सारे जो क्रीचर्स होता है वो कल्टिवेटर्स की फिरात में होता है, यानी कि उन्हें कंज्यूम करने के या फिर उन्हें खाने के।
क्योंकि एम्पर क्विंग के पास ये बोर्ड थी जिसके थ्रू वो आराम से इन सारे क्रिएचर्स को सरपास कर पा रहा था, यानी कि उनसे बच के भाग पा रहे थे कुल मिला के। उसके बाद एम्पर क्विंग कहता है क्या तुम्हें पता है कि जो लोवेस्ट लाइफ फॉर्म होता है, यानी कि जो लोवेस्ट लो लेवल का हुनियान लाइफ फॉर्म होता है, उसकी भी जो पावर है वो लगभग एम्परर मिंग से थोड़ी सी ज्यादा ही होगी। यानी कि आप समझ सकते हो कि जो सबसे ज्यादा कमजोर है उसकी भी पावर लगभग एम्परर मिंग के बराबर में है। जो पावरफुल होंगे तो वो कितने ही ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। इवन थॉट उनकी जो फिजिकल बॉडी होती है वो तो और भी ज्यादा पावरफुल होती है, भले उनकी जो विल होती है वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती, यानी कि वो लो इंटेलिजेंस वाले क्रिएचर होते हैं, बट उसके अलावा वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। एम्परर क्विंग कहता है कि 9th रिवर होली रिलम के अंदर अर्ली स्टेज गॉड एम्परर पाथ फाइंडर काफी ज्यादा जरूरी है। एक तरीके से यहाँ का थ्रेशोल्ड है मिनिमम, कि इस थ्रेशोल्ड को टच करने के बाद ही तुम किसी भी कंपटीशन के अंदर हिस्सा ले सकते हो, जैसे कि किसी भी हंटिंग टीम का हिस्सा बन सकते हो या फिर कुछ मिशन के लिए बाउंटी हासिल कर सकते हो। तो लू फेंग मन ही मन ये सोच रहा था कि वो इस वक्त काफी ज्यादा वीक है, वो इवन किसी हंटिंग टीम को ज्वाइन भी नहीं कर सकता। लू फेंग को लिटरली अभी फील हो रहा था कि बिना गॉड आई कैन स्टार्ट आवर के उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंडीड काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। जैसे जैसे इन लोगों की बोट आगे बढ़ रही थी, जैसे जैसे लोग सिटी के करीब पहुंच रहे थे, वैसे वैसे इनके रास्ते में जितने भी क्रिएचर इन लोगों को दिख रहे थे उनकी भी संख्या काफी ज्यादा कम होती जा रही थी। उसके बाद जो लू फेंग होता है वो एम्परर क्विंग से कहता है एम्परर क्विंग क्या आप ऑलरेडी मिड स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हो गॉड एम्परर लेवल के। एम्परर क्विंग कहता है मिड स्टेज के ऊपर पहुंचना इतना ज्यादा आसान नहीं हो सकता, प्लॉट में मिड स्टेज के मूव्स को इस्तेमाल कर सकता हूँ, एंड मैं मिड स्टेज के ऊपर तभी पहुंच गया था जब मैं ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर था। यानी कि एक तरीके से ऐसा समझ सकते हो कि जो एम्परर क्विंग है उन्होंने मिड स्टेज के जस्ट थ्रेशोल्ड को टच किया है, यानी कि वो नए नए अभी मिड स्टेज के ऊपर आए हैं, तो एक तरीके से वो कम्प्लीटली पूरी तरीके से मिड स्टेज के ऊपर है भी नहीं, बस उसे टच कर रहे हैं हल्का सा। वो कहता है कि उन्हें अभी भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, जब वो पूरी तरीके से एक फुली ग्रोन मिड स्टेज गॉड एम्परर बनेंगे। फिर समझ जाता है कि जो एम्परर क्वीन है उनके पास कुछ मिड स्टेज के गॉड एम्परर की टेक्निक्स है जिनके मदद से वो एक गॉड एम्परर जितनी स्ट्रेंथ को एक्सर्ट कर सकता है, कि एक मिड स्टेज गॉड एम्परर जितनी स्ट्रेंथ। एम्परर क्वीन कहता है जैसे हम लोग यूलान सिटी के अंदर पहुंच जाएंगे वैसे हम लोग तुरंत हंटिंग कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए रश नहीं करेंगे, बल्कि हम सबसे पहले सिटी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे एंड अपने आप को और ज़्यादा मजबूत बनाएंगे, अपने लिए सूटेबल रिसोर्सेज को परचेज करेंगे एंड सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। तो हम लोग पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे, उसी के बाद हम किसी हंटिंग टीम को ज्वाइन करेंगे। इस वक्त जो एम्परर क्वीन थे वो बस लू फेंग से बात कर रहे थे एंड वो एक तरीके के स्पेशल टेलीपैथी के थ्रू बात कर रहे थे, जिसके कारण इन दोनों की बातें बस इन दोनों को ही सुनाई दे रही थी। एम्परर क्वीन एंड एम्परर फू वो लोग अभी भी पीछे वाली सीट के ऊपर बैठे हुए थे एंड शांति से बस इंतजार कर रहे थे। एम्परर क्वीन से पूछता है मैं वहां पहुंचने के लिए और कितना ज्यादा टाइम लगेगा। एम्परर क्वीन स्माइल करते हुए कहता है हम ऑलमोस्ट वहां पे पहुंचने वाले हैं। वही कुछ ही दूरी के ऊपर हम लोगों को एक फोर्ट्रेस यानी कि एक बहुत बड़ा पैलेस टाइप में कुछ नजर आ रहा था। एम्परर मिंग, लू फेंग, एम्परर फू जब वो इस सिटी को देखते हैं तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, वो सरप्राइज रहता है। ये जो सिटी थी ये काफी सारे कलरफुल फॉर्मेशन से प्रोटेक्टेड थी। इन फॉर्मेशन को देख के इवन लू फेंग भी काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि इन फॉर्मेशन से लू फेंग को इम्यून स्पीड एंड मोबिलिटी फील हो रही थी, यानी कि ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा स्टेबल थी। कहता है 9 रिवर होली रिलम के अंदर कुल मिला के 35 सिटीज है एंड यहाँ पे रहना सही में थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव रह सकता है, कि यहाँ के जो प्रोटेक्टिव मेजर्स है वो भी काफी ज्यादा अलग लेवल के है एंड यहाँ के जो प्रोटेक्टिव मेजर्स है वो डिफरेंट कल्टीवेशन सिस्टम्स को भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो लो लेवल के हुनियान लाइफ फॉर्म्स होते हैं उनके पास एक तरीके का यूनिक टैलेंट होता है, भले ही कितनी ज्यादा प्रोटेक्टिव मेजर्स क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी वो ओकेजनली यूलान सिटी के ऊपर कल्टीवेटर्स के ऊपर अटैक करते रहता है बीच बीच के अंदर। जब एम्परर फू और एम्परर मिंग ये सब चीजें सुनते हैं तो उनके एक्सप्रेशन थोड़े से सीरियस हो जाते हैं। तभी एम्परर किंग कहता है ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस चीज की भी चांसेस 100 में से 1% के आसपास है। एम्परर किंग बोलना खत्म करते हैं वैसे ही कुछ टाइम के बाद जो एम्परर किंग की शिप होती है वो यूलान सिटी के टावरिंग गेट के ऊपर लैंड होती है। वही जैसी ये जो शिप थी यहाँ पे लैंड हुई थी वैसे ही हम लोग को इस शिप के अंदर एक फिगर देखने के लिए मिल सकता था। जो फिगर था इसने ब्लू कलर के रॉब्स पहन के रखे थे एंड इसकी काफी ज्यादा लंबी लंबी दाढ़ी थी। ये बंदा लू फेंग की तरफ एंड बाकी सब लोगों की तरफ देखते हुए स्माइल करता है, जिसके बाद वो एम्परर क्वीन से कहता है एम्परर क्वीन क्या इस बार तुमने अपने काफी सारे कंपेनियंस को भी साथ में लाया है। एम्परर क्वीन हाँ के अंदर मुंडी हिला देता है। इसके बाद वो जो बंदा होता है वो कहता है 9 रिवर होरिलम के अंदर कुल मिला के 35 सिटीज है एंड इन सिटीज के कुछ रूल्स भी है, जैसे कि जैसे तुम सिटी के अंदर एंटर करोगे तुम्हें एक केव रेंट लेना पड़ेगा, यानी कि रहने के लिए घर रेंट लेना पड़ेगा, वो भी 3 दिन के अंदर अंदर, वरना तुम्हें इस सिटी से बाहर फेंक दिया जाएगा। सेकंड, हर एक कल्टीवेटर को कुछ सीजनल फी पे करनी पड़ेगी एंड ये फीस होगी 1 हुनियान क्रिस्टल एंड ये जो 1 हुनियान क्रिस्टल है ये सिटी के प्रोटेक्शन के लिए लिए जाते हैं, यानी कि एक तरीके का ये टैक्स है एंड अगर ये टैक्स जो भी पे करने से फेल होगा उसे सिटी के थ्रू एक्सपेल कर दिया जाएगा।
एंड आपस में फाइट करना पूरी तरीके से फॉरबिडन है सिटी के अंदर। अगर तुम ऐसा कुछ करते हो तो इवन तुम्हें मौत की भी पेनाल्टी हो सकती है। एंड इसके अलावा सबसे पहले हमें तुम सभी लोगों की आइडेंटिटीज को रजिस्टर करना पड़ेगा। सबसे पहले लू फैंग अपना नाम बताता है कि उसका नाम लू फैंग है। एम्परर क्विंग एंड बाकी सब लोग जानते थे कि लू फैंग के काफी सारे नाम है, जैसे कि गैलेक्सी, लू हे एंड बाकी के जो उसके नाम है वो ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर थे। इसके बाद एम्परर मिंग एंड एम्परर फू भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसके बाद उन लोगों के बारे में भी जो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन होती है वो नोट की जाती है। इसके बाद एम्परर क्विंग उस दाढ़ी वाले बंदे की तरफ देखते हुए कहता है, फिलहाल के लिए ये सारे के सारे लोग मेरे केव के अंदर रहने वाले हैं, इनकी तरफ से इनका जो भी रेंट होगा वो मैं पे करने वाला हूँ। इसी के साथ जो एम्परर क्वीन होता है वो कुल मिला के 300 हुनियान क्रिस्टल उस बंदे को दे देता है, यानी कि 100 हुनियान क्रिस्टल पहले एम्परर क्वीन ने अपने दे दिए थे एंड इन तीनों के भी 100 हुनियान क्रिस्टल एम्परर क्वीन पे कर देता है। उसके बाद वो जो बंदा होता है वो भी इन तीनों का एड्रेस भी एम्परर क्वीन के केव का डाल देता है, क्योंकि फिलहाल ही सारे के सारे लोग एक साथ ही रह रहे थे। इसके बाद बाकी के जितने भी कल्टिवेटर्स थे जो भी एम्परर किंग के साथ आए थे उन सभी लोगों के भी आइडेंटिटी को रजिस्टर कर लिया जाता है। जैसे ये सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है, एम्परर क्विंग अपनी बोट को वापस अपने स्पेस स्टोरिंग के अंदर रख लेता है एंड लू फैंग, एम्परर मिंग और बाकी सब लोगों को लेके सिटी के अंदर एंटर कर जाता है। लू फैंग सिटी के अंदर एंटर करता है, वो काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि वहाँ पे उसे काफी सारी केव डेवलिंग्स देखने के लिए मिलती है, यानी कि काफी सारे घर एंड मिलियंस ऑफ कल्टिवेटर जो कि इधर से उधर उड़ रहे थे। सभी लोगों का ऑरा काफी ज्यादा अलग था। साथ ही साथ यहाँ पे लू फैंग को काफी सारे विवरियस कल्टिवेशन स्कूल्स भी देखने के लिए मिले थे। एम्परर फू जब इन सभी लोगों को देखता है तो वो मन ही मन सोचता है कि यहाँ पे वो सबसे ज्यादा कमजोर है। यही रीजन था गाइस कि जो एम्परर्स एंड मोनार्क्स है वो काफी ज्यादा हेजिटेट करता है बाहर आने के लिए, कि उनके होमलैंड के अंदर भले ही वो काफी ज्यादा बड़ी तोप हो, लेकिन बाहर आने के बाद उनकी कोई औकात नहीं है, क्योंकि बाहर की दुनिया के अंदर वो बस एक कीड़े के समान है, सबसे ज्यादा बॉटम के अंदर। इसके बाद वही हवा में उड़ते उड़ते जो एम्परर क्वीन होता है वो कहता है जो 3 रूल तुम्हें उस बुढ़े आदमी ने कहे पहले, यानी कि दाढ़ी वाले बंदे ने, उसके बाद तो कुछ ज्यादा सीरियस मत लेना कि ये जो यूनलान सिटी है इसे कल्टिवेटर्स के द्वारा गवर्न किया जाता है। किसी भी पर्सन को पनिश करने के लिए सफिशिएंट एविडेंस की जरूरत है। यहाँ पे काफी सारे लोग रहते हैं, सभी लोगों के पास अपने अपने यूनिक वेज होता है लोगों को मारने के। काफी सारे ऐसी मिस्टीरियस किलिंग टेक्निक्स होती है जिसके थ्रू कोई भी एविडेंस नहीं छूटता, इसकी वजह से कभी भी तुम रियल कल्प्रिट को पता ही नहीं कर पाओगे। जब तक रियल कल्प्रिट की पहचान नहीं होगी तब तक उसे कोई मार भी नहीं सकता। ये कुछ वैसा ही था जैसे कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर था। ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर भी हुआंग सिटी एंड बाकी सारी सिटीज के अंदर एक दूसरे को मारना फॉरबिडन था, बट ये रूल्स कितने ही काम करते थे। स्टिल जो लोगों के पास पावर होती थी वो लोग एक दूसरे को तो मारते ही थे। एंड इसके अलावा काफी सारे ऐसे सिनर्स भी थे जो कि काफी सारे मिलियंस ऑफ लोगों को डिवोर करते थे। जब तक लू फैंग ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था उससे पहले उनके खिलाफ किसी ने कुछ एक्शन भी नहीं लिया। तो एट द एंड बस पावर मैटर करती है। इसके बाद जो एम्परर क्वीन होता है वो एम्परर मिंग एंड एम्परर फू की तरफ देखते हुए कहता है, मैं अपने इनिशियल डेज के अंदर यहाँ पे थोड़ा गरीब बन के रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम भिखारी दिखोगे तो कोई भी तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम अपने ट्रेजर्स दिखाओगे तो तुम यहाँ पे कितने दिन सर्वाइव कर पाओगे इस चीज की गारंटी तो मैं भी नहीं दे सकता। इसके बाद लू फैंग का ग्रुप जो होता है वो फाइनली यूलान सिटी के इनर कोर एरिया के अंदर आ जाता है। वही फाइनली एम्परर क्वीन को भी अपना घर मिल जाता है एंड वो कहता है वो जो केव दिख रहा है वो मेरी केव डेवलिंग है। उसके बाद ये सारे के सारे उस केव डेवलिंग के अंदर चले जाते हैं। केव डेवलिंग के अंदर जाने से पहले जो एम्परर क्वीन होता है वो एम्परर फू और एम्परर मिंग की तरफ देखते हुए कहता है, अपने इस केव के कुछ राइट्स तुम दोनों को भी दे रहा हूँ, बाकी के जितने भी बचे हुए राइट्स है वो मेरे बीच में एंड लो हे के बीच में डिवाइड होने वाले हैं। यानी कि कुल मिला के इसने केव को डिवाइड कर दिया था 4 हिस्सों के अंदर। छोटा वाला हिस्सा एम्परर क्वीन ने इन दोनों को दे दिया था, वही वो जो बड़ा वाला हिस्सा था उसको एम्परर क्वीन ने एंड लू फैंग ने आधा आधा बांट लिया था। एम्परर मिंग एंड एम्परर फू इसमें भी खुश रहता है, क्योंकि आफ्टर ऑल यहाँ पे उन्हें मुफ्त में रहने के लिए घर ही मिल गया, यही बहुत बड़ी बात है। इसी के बाद जो एम्परर क्वीन होता है वो लू फैंग की तरफ देखते हुए कहता है, ब्रदर लू, इस घर का जो रेंट है वो लगभग 100 हुनियान क्रिस्टल पर सीजन है। एपोक्स का सारा रेंट मैं पे कर दूंगा। उसका रेंट बनता है कुछ 1000 हुनियान क्रिस्टल। जैसे ही एक एपोक्स खत्म हो जाएगा उसके बाद जितना भी रेंट होगा वो हम आधा आधा बांट लेंगे आपस में। फिर अगर आपको अपना खुद का कोई सेपरेट घर लेना हो तो आप ले सकते हो, मैं आपको मना नहीं करूंगा। ये बात जैसे ही लू फैंग एंड बाकी सब लोग एम्परर क्वीन के घर के अंदर एंटर करते हैं, क्योंकि दिखने में बाहर से काफी ज्यादा ऑर्डिनरी सा लग रहा था, जैसे वो लोग अंदर एंटर करते तो वो अंदर से काफी ज्यादा बड़ा था, काफी ज्यादा लग्जरियस सा लग रहा था। जैसे कि एम्परर क्वीन ने पहले ही इस जगह को डिवाइड कर लिया था 4 हिस्सों के अंदर, तो छोटे हिस्से एम्परर मिंग एंड एम्परर फू को दे दिए गए थे। वही जो बड़ा वाला हिस्सा था वो एम्परर क्वीन एंड लू फैंग ने आधा आधा बांट लिया था। इसके बाद ये चारों के चारों अपने अपने हिस्से के अंदर जाने वाले होता है, बट उससे पहले एम्परर क्वीन इन सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन भेज देता है यूलान सिटी के बारे में। इसके बाद ये सारे के सारे अपने अपने एरिया के अंदर चले जाते हैं। इनके एक केव के अंदर भी 4 हिस्से करके रखे हैं। इस केव को छोटा मत समझना गाइस, ये केव काफी ज्यादा बड़ा है। वैसे भी जो लू फैंग है वो अपने अवतार को छोटा या फिर बड़ा कर सकता है, अगर वो अपने साइज को छोटा कर लेता है तो उसके लिए ये केव और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। हम लोग को एम्परर मिंग देखने के लिए मिलता है, जो अपने एरिया के अंदर आने के बाद एक लंबी सांस लेता है एंड कहता है यहाँ की जो नेचुरल एनर्जी है उसका सप्लाई लगभग 30% के आसपास है, यानी कि कुछ 30% के आसपास इस बंदे का ऑब्जॉर्प्शन रेट है, जो कि इतना बुरा नहीं था। वैसे भी जो बंदा ये अपने बॉटम नेक के ऊपर पहुंच
चुका है तो वो ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर सकता। वही सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को लू फैंग देखने के लिए मिलता है उसके रूम के अंदर। लू फैंग अपने एरिया के अंदर आता है, वो अपने एक थॉट के साथ अपने एरिया को पूरी तरीके से चेंज कर देता है, यानी कि वो एक यहाँ पे बहुत बड़ा सा पैलेस बना देता है एंड पैलेस के टॉप के ऊपर वो एक बहुत बड़ा सा पवेलियन सा बना देता है। उस पवेलियन के टॉप के ऊपर लू फैंग जाके बैठा हुआ था क्रॉस लेग करके। उसके सामने एक टेबल था जिसके ऊपर वाइन पड़ी हुई थी। लू फैंग आराम से वाइन का जार उठाता है एंड वाइन पीते पीते यूलान सिटी के इन्फॉर्मेशन को स्टडी करता है। उसको पता चलता है कि जो यूलान सिटी है इसे सेल्फ गवर्न किया जाता है कल्टीवेटर के द्वारा। यहाँ पे कोई एक बंदा नहीं है जो कि पूरी के पूरी सिटी को गवर्न करता हो, यहाँ पे कल्टीवेटर्स के द्वारा ही इस पूरी की पूरी सिटी को गवर्न किया जाता है, यानी कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है। यूलान सिटी के अंदर एक एल्डर हॉल है एंड उस एल्डर हॉल के अंदर 3 हॉल मास्टर्स है जो कि 327 एल्डर्स को संभालते हैं। अगर कोई भी बंदा एल्डर बनना चाहे तो उसे लगभग लेट स्टेज गॉड एम्परर बनना पड़ेगा। फिर उसके अंदर लगभग हाफ हुनियन लेवल की कॉम्बैक्ट स्ट्रेंथ होनी चाहिए। एल्डर्स होता है, उनका काम होता है कि वो यूलान सिटी के डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा मजबूत बनाए। जितना तक कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ही ज्यादा उनका स्टेटस बढ़ेगा। अगर उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तो वो फ्यूचर के अंदर मे बी हॉल मास्टर भी बन सकता है। एक बार अगर कोई एल्डर की पोजीशन के ऊपर आ जाता है तो वो सिटी को इस तरीके से छोड़ भी नहीं सकता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर है उन सभी लोगों के पास अवतार होता है, वो आराम से यहाँ पे एक अवतार को छोड़ के डार्कनेस के अंदर घूमने के लिए जा सकता है। लू फेंग ने ये चीज पहले स्पेकुलेट कर ली थी कि ज्यादातर एल्डर्स के पास जरूर उनके अवतार होंगे सोर्स वर्ल्ड के अंदर भी, क्योंकि जितने भी स्ट्रॉन्ग बीइंग्स है बिलियंस ऑफ वर्ल्ड के अंदर उन सभी लोगों के पास अपने अपने अवतार है। अभी जाके वो 9 रिवर होली रिल्म के अंदर रहने की हिम्मत कर रहा है। भाई इन लोगों से जो भी टैक्स वगैरह लिया जाता है वो सारा का सारा जो टैक्स है वो डिफेंस सिस्टम के अंदर लगाया जाता है एंड इन सारे एल्डर्स को पे किया जाता है। इनकी जो भी सैलरी होगी वो यूलान सिटी के अंदर ज्यादातर जितने भी कल्टीवेटर्स है वो सारे के सारे गॉड एम्पर लेवल के कल्टीवेटर्स है। का जो नंबर है वो लगभग बिलियन से मिलियंस के अंदर है। भाई अगर किसी को भी गॉड एम्पर लेवल के ऊपर आना है तो उसे सबसे पहले कंप्लीट डाउ को कॉम्प्रहेंड करना पड़ता है। लेकिन जो लोग अपनी ब्लड लाइन के ऊपर डिपेंड रहते हैं वो लोग ऑलरेडी अपनी लिमिट के ऊपर पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो अल्टीमेट गॉड किंग लेवल के ऊपर नहीं जा पाते, यानी कि अगर जाते भी तो काफी ज्यादा मुश्किल होती है। भाई यूलान सिटी के अंदर एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन भी है जो कि गॉड एम्पर्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो सेल करती है। भाई इस इन्फॉर्मेशन को खरीदने के लिए लगभग 10,000 यूनियन क्रिस्टल से भी ज्यादा की कीमत लग सकती है। लू फेंग ये इन्फॉर्मेशन पढ़ता है तो लिटरली थोड़ा सा शॉक हो जाता है। फिलहाल के लिए वो इन सब चीजों से दूर ही रहता है क्योंकि इस वक्त लू फेंग की औकात नहीं है ये सब चीजें खरीदने की। वही जो भी इंटेलिजेंस लू फेंग के पास अभी थी जो कि एम्परर क्वीन के द्वारा उसे दी गई थी ये भी पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं थी। भाई जो भी इन्फॉर्मेशन तुम यूलान सिटी के इंटेलिजेंस से लेते हो इस चीज की भी कोई गारंटी नहीं कि उनकी इन्फॉर्मेशन 100% करेक्ट हो, यानी कि करेक्ट हो सकती है लेकिन पूरी तरीके से डिटेल नहीं हो सकती। कि लू फेंग का एग्जांपल ले लो जो कि अभी अभी यूलान सिटी के अंदर आया है। लू फेंग के बारे में ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन इन लोगों के पास नहीं होगी। लू फेंग जैसे जैसे यूलान सिटी के अंदर कांड करेगा छोटे मोटे के इन सारे के सारे कांडों के ऊपर नजर रखी जाएगी एंड उसके अकॉर्डिंग उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो अपग्रेड होती जाएगी। लेकिन अगर लू फेंग कभी कोई ट्रेजर दिखाई ना अपना, इनके इंटेलिजेंस को क्या घंटा पता चलेगा कि लू फेंग के पास ऐसी भी कोई ट्रेजर है। लू फेंग इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था तभी उसे एम्परर क्वीन की आवाज आती है। लू फेंग तुरंत अपने एंट्रेंस के ऊपर आ जाता है। उसके बाद वो दरवाजा खुलता है, वहाँ पे एम्परर क्वीन खड़े थे। एम्परर क्वीन लू फेंग से कहता है कि गॉड एम्प्रेस की जो इंटेलिजेंस है वो सही में काफी ज्यादा महंगी है ना। फिर वो लू फेंग से कहता है कि इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर भरोसा मत करना, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बस किसी भी गॉड एम्परर की 90% इन्फॉर्मेशन हो सकती है। सारे गॉड एम्परर्स ऐसे होते हैं जो कि सीक्रेटली अपना ब्रेक थ्रू कर लेते हैं, तो अपनी स्ट्रेंथ को नहीं दिखाते, के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती। स्टिल जरूरत पड़ने पे तुम्हें इन सारी इन्फॉर्मेशन को खरीदना ही पड़ेगा ताकि तुम्हें पता लग सके कि यूलान सिटी के अंदर तुम्हें किसे ऑफेंड नहीं करना। लू फेंग ये सारी चीजें समझता था। जो भी इंटेलिजेंस खरीदी जाती है थोड़ी सी महंगे दामों के ऊपर, इंटेलिजेंस को आपस में शेयर नहीं किया जा सकता, ये पूरी तरीके से बैन है। इसलिए एम्परर क्वीन लू फेंग से कहता है कि उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो लू फेंग को शेयर नहीं कर सकता। लू फेंग समझ जाता है इस चीज को कि अगर इसी तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है वो आपस में बढ़ती रही लोगों को काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। के बाद एम्परर क्वीन कहता है यूलान सिटी के अंदर काफी सारे कमर्शियल रिसोर्सेज भी है जिन्हें तुम खरीद तो सकते हो लेकिन उनकी प्राइस काफी ज्यादा है। फिलहाल के लिए मैं तुम्हें लगभग 1 लाख हुनियन क्रिस्टल दे रहा हूँ, तुम मुझे ये जो 1 लाख हुनियन क्रिस्टल है ये मुझे बाद में वापस कर देना। तुम किसी हंटिंग टीम को ज्वाइन करोगे। इसके साथ जो एम्परर क्वीन होता है वो अपने हाथों को वेव कर लेता है, 1 लाख हुनियन क्रिस्टल लू फेंग को दे देता है। सब चीजें देख के जो लू फेंग होता है वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। एम्परर क्वीन ने उसकी काफी ज्यादा मदद की थी यहाँ पे आने के बाद, ने उसे फ्री में रहने के लिए घर दिया। उसके बाद अपने घर का रेंट आगे जाके बांटने के लिए भी मान गया एंड अभी उसे 1 लाख हुनियन क्रिस्टल उधार भी दे रहा है। एंड एम्परर क्वीन लू फेंग के ऊपर तब फेवर कर रहा है जब लू फेंग सबसे ज्यादा गरीब है। लू फेंग एम्परर क्वीन को थैंक्स कह देता है, इसके अलावा लू फेंग कुछ भी नहीं कहता। मनी मन लू फेंग के ऊपर एम्परर क्वीन का एक फेवर आ चुका था। एम्परर क्वीन भी ये सब चीजें जानबूझ के कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि लू फेंग किस तरीके की तौप है, लू फेंग के अंदर कितना ही ज्यादा पोटेंशियल है। अगर वो लू फेंग के गुड टर्म्स के अंदर रहता है लू फेंग को ग्रो करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। उसके बाद एम्परर क्वीन लू फेंग से कहता है एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी तुम सिटी के अंदर घूमो तो अपने साथ हमेशा कम हुनियन क्रिस्टल कैरी करो क्योंकि हुनियन सिटी के अंदर एक दूसरे को डकैत करना यानी कि एक दूसरे से चोरी करना ये काफी ज्यादा कॉमन हो सकता है। जब जान पे बात आए तो वहां से निकलने के बारे में सोचो, इवन तुम्हारा पैसा चले भी जाए। ये हर जगह पे ईगो सही नहीं होता, सबसे ज्यादा कीमती जान है कि तुम्हारी जान
दुकान के साथ तुम्हारे कीमती ट्रेजर्स भी जा सकता है। लू फेंग हाँ के अंदर मुंडी ला देता है। लू फेंग जानता था कि एक दूसरे को लूटना या फिर छोटी मोटी फाइट्स के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है, यानी कि कोई भी सेवरल पनिशमेंट नहीं है। सो यूलान सिटी के अंदर ये काफी ज्यादा कॉमन है एक दूसरे को फ्रॉड करना या फिर एक दूसरे से चोरी करना। लू फेंग से कहता है इवन अगर तुम्हें कोई लूट भी ले ऐसे समझ लेना कि ये यहाँ की लर्निंग फीस है एंड ज्यादा मैटर को लंबा मत खींचना। वही एम्पर क्वीन की एडवाइस को फॉलो करते हुए जो लू फेंग होता है वो बस अपने साथ कुछ 5000 ऊनियन क्रिस्टल्स को लेके जाता है। वही लू फेंग के बॉडी के अंदर कुल मिला के उसके 5 अवतार थे, यानी कि जो 5 अवतार थे ये लू फेंग के बॉडी के अंदर ही रहते थे। इन्हीं 5 अवतार ने लू फेंग के उन 5000 ऊनियन क्रिस्टल्स को प्रोटेक्ट करके रखा था। तो इस हिसाब से जो लू फेंग था वो पूरी तरीके से टेंशन फ्री था। लू फेंग के पास इस वक्त कोई भी ट्रेजर नहीं था। उसके पास सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज थी वो थी उसकी ये 5000 ऊनियन क्रिस्टल। जो उसके पास एनर्जी रिजर्व था वो लगभग 1200 परफेक्ट डिवाइन बॉडीज के बराबर का था। बस अपना छोटा सा एनर्जी रिजर्व भी अपने होम टाउन के अंदर छोड़ा था, यानी कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर। ये ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर अगर उसका एक कमजोर सा अवतार भी वो छोड़ देता है तो वो भी मोर देन इनफ है। जो लू फेंग है वो ऑलरेडी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के पीक को टच कर चुका है। ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसा कोई है नहीं जो कि उसको उंगली कर सके, और अगर करता भी है तो लू फेंग के पास ऑलरेडी उसका स्टार टावर एंड बाकी के ट्रेजर्स है। कुल मिला के इस वक्त लू फेंग के बॉडी के अंदर जो उसके 5 अवतार है हर एक अवतार के पास 200 परफेक्ट बॉडी का एनर्जी रिजर्व है, क्योंकि शायद से उसके लिए मोर देन इनफ है। जिसके बाद जो लू फेंग होता है वो अपने केव से बाहर आ जाता है एंड यूलान सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ता है। फेंग के मन के अंदर इस वक्त कुछ चीजें चल रही थी, जैसे कि इस पूरी यूलान सिटी को 3 हॉल मास्टर्स कंट्रोल करते हैं। इनके अंदर कुल मिला के 327 एल्डर्स है। इन सभी लोगों से मिलकर बनता है एल्डर हॉल। यहाँ पे लू फेंग को इनविजिबल एंड कलरलेस फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिल सकती थी। जो फ्लक्चुएशन ये टाइम के ऊपर पूरी सिटी को स्कैन कर रही थी। इनर सिटी के कोर एरिया के अंदर वहाँ पे हम लोगों को एक बहुत बड़ा सा ग्रैंड केव डेवलिंग देखने के लिए मिल सकता था, कि एक बहुत बड़ा सा पैलेस। उसके अंदर हम लोगों को एक फिगर देखने के लिए मिलता है जिसके बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा लाइट निकल रही थी। उसके फेस के ऊपर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। उसके फोरहेड के ऊपर हम लोग को एक रेड कलर का डायमंड शेप का जेम देखने के लिए मिल सकता था, यानी कि एक हीरा उसके सर के ऊपर गड़ा हुआ था। उसके आसपास काफी सारी फॉर्मेशन बनी हुई थी एंड आसपास काफी सारी इन्फॉर्मेशन भी थी, जो कि काफी सारे गॉड एम्परर्स एंड बाकी सारे लोगों की थी जो भी सिटी के अंदर रहते हैं। उसके बाद अचानक से उसकी एक इन्फॉर्मेशन के ऊपर नजर पड़ती है जो कि लू फेंग की इन्फॉर्मेशन थी। देखता है कि लू फेंग एक न्यूली एंटर मेंबर जो कि इस वक्त केव डेवलिंग 9900 के अंदर रह रहा है, टियानशु डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जो लू फेंग की स्ट्रेंथ है वो अर्ली स्टेज गॉड एम्पर के ऊपर है एंड वो इस वक्त अपना जो घर है वो एम्पर क्वीन के साथ शेयर कर रहा है। बस एक ही मतलब निकलता है कि ये जो बंदा है ये एम्पर क्वीन के सोर्स वर्ल्ड से आता है। भाई तुरंत ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये एक दूसरे मिस्टीरियस एंटिटी के साथ शेयर कर दी जाती है। हम लोग को एक दूसरी जगह देखने के लिए मिलती है जिसके अंदर एक बहुत बड़ा सा क्रिएचर होता है जिसका जो शेप होता है वो कुछ स्पेरिकल शेप का होता है, यानी कि गोल अंडे जैसी शक्ल थी इसकी। एंड इसका ये जो बड़ा सा बॉल जैसा रूप था, इसके बॉल के हर एक साइड के ऊपर हम लोग को एक फेस देखने के लिए मिल सकता था। हर एक फेस के ऊपर डिफरेंट इमोशन थे, यानी कि एक साइड का फेस अगर उसका हंस रहा था तो दूसरे साइड का फेस उसका रो रहा था। वही बाकी के फेसेस कुछ आलस दिखा रहे थे तो कुछ हंस रहे थे, कुछ के अंदर गुस्सा था। ऐसी काफी सारे फेसेस बने हुए थे इसके गोल से चेहरे के ऊपर, यानी कि इसका बस चेहरा गोल नहीं था, इसकी पूरी की पूरी बॉडी गोल थी। इसके अलावा इस क्रिएचर के बॉडी के अंदर काफी सारे काउंटलेस होल देखने के लिए मिल सकते थे। इन होल्स के अंदर से काफी सारे काउंटलेस फिगर अंदर बाहर जा रहे थे। वहाँ पे हम लोग को एक फिगर देखने के लिए मिलता है जो कहता है क्या एक नया बंदा जो कि गॉड एम्पर लेवल के ऊपर है, उसका नाम लू फेंग है, वो फिलहाल एम्पर क्वीन के साथ रह रहा है। ऐसा लगता है जो बंदा है ये इतना ज्यादा गरीब तो होगा नहीं क्योंकि ये एम्पर क्वीन के साथ रह रहा है। चलो फिर ये जो बंदा है नया जो यूलान सिटी के अंदर आया इसका स्वागत किया जाए। स्कूल मिला के यहाँ पे लोगों की आइडेंटिटी को इसी तरीके से पता लगाया जाता है कि उनके ऊपर इंटेंशनली अटैक किया जाता है ताकि वो अपनी पावर्स को दिखाए, जिसके थ्रू उनकी इन्फॉर्मेशन इन लोगों को मिल सके। तो ये एक इन्फॉर्मेशन निकालने का ही तरीका लग रहा है ना। यहाँ पे लू फेंग का कौन ही दुश्मन हो सकता है। ये जो बंदा होता है ये एक दूसरे बंदे को समन करता है जिसका नाम था मो याडा। ये इसे लू फेंग का ताज दे देता है। और ये जो बंदा होता है काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड ये एक डेविल वाली स्माइल देते हुए कहता है क्या एक न्यूली अर्ली स्टेज का गॉड एम्परर, काम करने में तो मजा आएगा। के बाद इस बंदे को लू फेंग के कोऑर्डिनेट्स दे दिया जाता है एंड ये जो बंदा होता है डायरेक्टली लू फेंग की तरफ आगे बढ़ जाता है। हम लोग को लू फेंग देखने के लिए मिलता है इस वक्त बाजारों के अंदर घूम रहा था। यहाँ पे उसे काफी सारे स्टोर्स देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि काफी सारी दुकानें। इन दुकानों के अंदर अलग अलग वर्ल्ड्स बने हुए थे कि दुकान भली बाहर से दिखने में छोटी दिख रही हो, जैसे कोई दुकान के अंदर एंटर करेगा तो वहाँ पे एक अपना खुद का इंडिपेंडेंट स्पेस बना हुआ था जिसके अंदर कुछ लो लेवल के हुनियन लाइफ फॉर्म्स के रिमेन्स भी थे। लू फेंग कुछ दुकानों के अंदर जाता है एंड वहाँ पे लू फेंग को काफी अच्छे तरीके से सर्व किया जाता है। भाई यहाँ पे सबसे पहले एक सर्वेंट आता है जो कि लू फेंग से कहता है उनके पास कुल मिला के 11,341 टाइप के रिमेन्स है, सारे के सारे लो लेवल हुनियन लाइफ फॉर्म्स के। अब ये सारे के सारे नहीं है, लगभग 70% उनके पास लो लेवल हुनियन के स्पीशीज है, 30% उनके पास थोड़े हायर लेवल के भी हो सकता है। लू फेंग के पास इस वक्त उसकी बायोनिक आई ऑफ डिस्ट्रक्शन थी, यानी कि ये एक ऐसा ट्रेजर था जो कि लू फेंग ने खुद से क्रिएट किया था शायद से, जिसके थ्रू लू फेंग अपने आसपास के इंडिपेंडेंट स्पेस को देख लेता है। अपने आसपास के इंडिपेंडेंट स्पेस को देखते हुए इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा होता है इस दुकान
के बारे में सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था। इस वक्त लग रहा था जैसे किसी छोटे से बच्चे को खिलौने की दुकान के अंदर खड़ा कर दिया गया हो। वहाँ पे सबसे पहले लू फैंग को एक रीमेन नजर आता है। जो रीमेन था ये एक ब्लैक क्लाउड डिवोरर का था एंड ये थोड़ा सा वीक था एक अर्ली स्टेज गॉड एम्परर के लिए। भाई इसके कुल मिला के 12 हिस्से थे जिसके अंदर उसके कुछ स्केल्स थे, उसकी हड्डियां थी, उसका ब्लड एंड उसके अलावा उसका कोर एंड बाकी सारी चीजें भी थी। एंड इसके बॉडी के हिस्से की जो प्राइसेस थी वो 100 हुनियान क्रिस्टल से 500 हुनियान क्रिस्टल से लेते लेते कम से कम 20,000 हुनियान क्रिस्टल तक जा रही थी। जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल आइटम थे इसके अंदर वो था उस चीज का इंटैक्ट लाइफ कोर की कीमत 1 लाख हुनियान क्रिस्टल्स थी। गाइस भले आप पावरफुल हो एंड आप किसी हुनियान क्रीचर को मार सको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके बॉडी के अंदर से उसका जो कोर है वो इंटैक्ट तरीके से बाहर निकाल सको। जब तक आपके पास सफिशिएंट पावर नहीं होगी तब तक आप ऐसा काम नहीं कर सकते। ऐसी बात हो जाती है जैसे कि आप किसी की आत्मा को पकड़ के अपने अंदर डिवोर कर रहे हो या फिर उसके आत्मा को कैद कर रहे हो। जब बंदे को ऑलरेडी पता होगा कि सामने वाला बंदा उसकी आत्मा को डिवोर करने वाला तो वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर सकता है। बट अगर सामने वाले के पास इतनी ज्यादा पावर हो कि वो उस हुनियान लाइफ फॉर्म को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने ही ना दे तो इसलिए इस तरीके के जो इंटैक्ट हुनियान कोर होता है काफी ज्यादा महंगे बिकता है। इसी के बाद जो लू फैंग होता है वो स्टोर से निकल जाता है एंड इसके अलावा वो और भी काफी सारे स्टोर्स के अंदर घूमता है। यहाँ पे उसे काफी सारे अर्ली स्टेज के गॉड एम्पर लेवल के सर्वेंट्स देखने के लिए मिलता है। लू फैंग को कुछ वेपन, ट्रेजर्स एंड बाकी सारी चीजें दिखाते हैं। इनकी जो प्राइजेस थी वो मिड स्टेज, लेट स्टेज एंड पीक स्टेज गॉड एम्पर के हिसाब से थी। जो नेचुरल बॉर्न ट्रेजर्स थे उनकी प्राइस और भी ज्यादा एक्सपेंसिव थी। वही जब लू फैंग कुछ नेचुरल ट्रेजर्स की प्राइसेस देखता है जैसे कि पाम वर्ल्ड की प्राइस, क्योंकि लू फैंग इस वक्त ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर छोड़ के आया है, उसकी प्राइस काफी अच्छी खासी थी। यहाँ पे लू फैंग को रियलाइज होता है कि यहाँ पे जो नेचुरल ट्रेजर्स है उनकी प्राइस अच्छी खासी है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो लू फैंग काफी अमीर है। पाम वर्ल्ड जो था वो लू फैंग ने ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर हुनियान सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा हुआ है, तो उसे बाहर बिल्कुल भी नहीं लेके आने वाला। इनकी गाइस जो भी ट्रेजर्स आप ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर खुद से ढूंढते हो नेचुरल ट्रेजर्स, आप उन्हें ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर लेके जा सकते हो। लेकिन जो ट्रेजर्स आप एक्सचेंज करते हो इनफाइनाइट स्पेस से या फिर बाकी के ऑर्गेनाइजेशन से, उनको ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर नहीं लेके जा सकते। लू फैंग को यहाँ पे एक ट्रेजर मिलता है। इस ट्रेजर का नाम था फैंटम लेब्रियन। ये एक तरीके का स्पेस ट्रेजर था। सर्वेंट लू फैंग को एक्सप्लेन करते हुए कहता है नाइन रिवर होरिलियम के अंदर काफी सारी चोरी डकैती एंड ये सारी चीजें होती रहती है। तो ऐसे में अगर आपके पास ऐसा फैंटम लेब्रियन ट्रेजर होगा, यानी एक तरीके का स्पेस ट्रेजर है कि आपके बॉडी के साथ पूरी तरीके से मर्ज हो जाता है, तो इस ट्रेजर के साथ कोई भी आपको डकैत नहीं कर सकता, यानी कि आपसे आपके ट्रेजर नहीं चुरा सकता। यानी कि एक तरीके का ये स्टोरिंग टाइप का ट्रेजर है क्योंकि किसी भी बंदे की बॉडी के साथ मर्ज हो जाता है। एंड एक बार ये जो ट्रेजर है ये मर्ज हो जाए किसी भी इंसान के बॉडी के साथ, लगभग ज्यादातर जो गॉड एम्परर्स है वो तो उनसे चोरी नहीं कर सकते। लगभग जितने भी गॉड एम्परर्स होते हैं उन सभी लोगों के पास इस तरीके के स्पेस ट्रेजर होता है। लू फैंग इस ट्रेजर की तरफ देखता है तो लू फैंग को ये काफी इंटरेस्टिंग लगता है। लू फैंग उस बंदे से उसका प्राइस पूछता है। बंदा कहता है अरे अरे साहब ये ज्यादा महंगा नहीं है, इसकी कीमत बस 1 लाख ओनियन क्रिस्टल है एंड यही प्राइस आपको पूरे के पूरे नाइन रिवर होरिलम के अंदर मिलेगी। जैसे लू फैंग ये प्राइस सुनता है वैसे उसकी फटके 1000 हो जाती है। तुरंत यहाँ से मुड़ता है एंड इस दुकान को छोड़ के भग जाता है क्योंकि उसके पास कुल मिला के 1 लाख ओनियन क्रिस्टल थे। भले ही उसको ये ट्रेजर पसंद आया था लेकिन इतना भी ज्यादा पसंद नहीं आया था। वो इस वक्त अपने आप को पूरी तरीके से नंगा कर ले उस ट्रेजर को खरीदने के लिए। वैसे भी वो स्पेस पाउच खरीदने का फायदा ही क्या होगा जब उसके पास कोई ट्रेजर ही नहीं होगा। लू फैंग के पास इस वक्त कोई भी वैल्यूएबल चीज नहीं थी उसके पैसों के अलावा। वो अगर अपने सारे पैसों के साथ एक लॉकर खरीद लेता है तो उस लॉकर के अंदर वो रखेगा क्या। इसके अलावा लू फैंग को काफी सारे असिस्टिंग ट्रेजर्स भी मिलता है, यानी कि एक तरीके के इनहेरिटेंसेस एंड उनकी जो प्राइजेस थी वो उनकी क्वालिटी के हिसाब से थी, यानी कि आप जैसा इनहेरिटेंस लोगे उसी तरीके की आपकी प्राइस मिलेगी। लू फैंग को एक ट्रेजर मिलता है जिसका नाम था फॉर्मलेस डिवाइन वेपन। के अंदर काफी ज्यादा अलग लेवल के सीक्रेट पैटर्न्स थे। इस फॉर्मलेस डिवाइन वेपन की मदद से आप किसी भी दूसरे ट्रेजर को मिमिक कर सकते हो, यानी कि एक तरीके से इस ट्रेजर की मदद से आप किसी भी दूसरे ट्रेजर को फॉर्म कर सकते हो। यानी कि अगर लू फैंग स्टार टावर को अच्छी तरीके से जानता हो, कि सीक्रेट पैटर्न्स को अच्छी तरीके से जानता हो, तो इस ट्रेजर की मदद से वो इवन एक दूसरा स्टार टावर भी बना सकता है। ये जो ट्रेजर है ये स्टडी करने के लिए एंड कॉम्पैक्ट करने के लिए दोनों चीजों के लिए काफी ज्यादा सही है। फैंग को ये ट्रेजर काफी ज्यादा पसंद आता है कि वो इस ट्रेजर की मदद से स्टार टावर एंड आई ऑफ लाइफ एंड डेथ को बनाना चाहता था। अगर वो इस ट्रेजर की मदद से उनको वापस से रिफॉर्म कर पाता है तो उसकी जो इनसाइट्स है इन दोनों को लेके वो और ज्यादा डीप हो जाएगी। लेकिन जैसे लू फैंग इस ट्रेजर की प्राइस पूछता है वापस से लू फैंग की फटके 1000 हो जाती है। इसकी जो प्राइस थी वो लगभग 50 मिलियन ओनियन क्रिस्टल थी। ये प्राइस सुन के लू फैंग लिटरली पूरी तरीके से शॉक हो चुका था क्योंकि अभी लू फैंग के पास बस 1 लाख ओनियन क्रिस्टल थे। 50 मिलियन ओनियन क्रिस्टल लू फैंग ये सोच भी नहीं सकता था। ये प्राइस जो था वो इवन काफी सारे नेचुरल बॉर्न ओनियन ट्रेजर से भी ज्यादा महंगा था। लू फैंग उस अटेंडेंट से कहता है मिलियन ओनियन क्रिस्टल्स के अंदर मैं आराम से पूरा एक सेट खरीद सकता हूँ परफेक्ट लेवल गॉड एम्पर ट्रेजर्स का। मैं इस ट्रेजर को क्यों ही खरीदूंगा। भी वो जो सर्वेंट होता है वो हंसते हुए कहता है अभी सारे जो पावरफुल गॉड एम्परर्स होते हैं उनके पास वर्ल्ड क्लास के हुनियान लाइफ
लाइफ रिमेन्स होता है। इस ट्रेजर की मदद से आप उन हुनियान लाइफ रिमेन्स को वापस से रिक्रिएट कर सकते हो, जिसके थ्रू उनकी जो इनसाइट्स होती है उन सारी चीजों को देखने की वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि गाइस ये वैसी बात थी कि एक गाड़ी तो सब चला लेते हैं, लेकिन काफी ज्यादा कम ही लोग होते हैं जो कि गाड़ी बना सकते हैं। जो लोग गाड़ी को बना सकते हैं लिटरली गाड़ी के एक एक पुर्जे के बारे में काफी अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि वो किस तरीके से किस सिचुएशन में कैसे काम करेगी। ऐसे बड़ा बेकार सा एग्जाम्पल दिया मैंने, बट आप लोग समझ चुके होंगे। इस तरीके से जो लू फैंग होता है वो काफी सारे शॉप्स के चक्कर काटता है एंड काफी सारे और भी ट्रेजर्स को देखता है। इन्हीं सब चीजों के अंदर हम लोग को एक स्मॉल सा फिगर देखने के लिए मिलता है कि पीछे से लू फैंग के ऊपर नजर रखा हुआ था एंड वो लू फैंग का पीछे कर रहा था। लू फैंग इस फिगर को ऑब्जर्व नहीं करता, वो डायरेक्टली इनर सिटी एरिया के अंदर मूव कर जाता है। और भी काफी सारे पावरफुल बींग्स थे यहाँ पे, और भी हंड्रेड्स ऑफ एल्डर्स थे जो कि आके प्रोटेक्शन को मैनेज करते हैं। अभी अचानक से किसी जगह से हवा आती है एंड ये लू फैंग के आर पार हो जाती है। लू फैंग को कुछ भी समझ नहीं आता। लू फैंग को थोड़ा सा अजीब सा लगता है, उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके ऊपर अटैक किया। जब वो अपने बॉडी के ऊपर देखता है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता, कोई भी दर्द नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। उसे ऐसा फील हुआ कि कोई तो है जो कि उसके ऊपर अटैक किया। लू फैंग को श्योर नहीं था कि उसकी ये जो फीलिंग है ये सही है या गलत है, इसलिए उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वही थोड़ी दूरी के ऊपर हम लोग को एक फिगर देखने के लिए मिलता है एंड ये जो फिगर था ये वही था जो कि लू फैंग का पीछे कर रहा था। अभी तो सरप्राइज हो जाता है, बंदा मनी मन कहता है ये जो बंदा है ये तो काफी अलग है, किसी भी नॉर्मल पाथ फाइंडर जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता। उसकी जो बॉडी है वो लगभग किसी लो लेवल के हुनियान लाइफ फॉर्म जैसी है। उसने अपने बॉडी के अंदर उन सारे के सारे ट्रेजर्स को छुपा के रखा है। हुनियान ब्लड लाइट कल्टिवेटर्स होता है, भले उन लोगों के पास एक्सप्लोजिव पावर्स एंड स्ट्रॉन्ग बॉडीज होती है तो उनके पास पूरी तरीके से अपनी बॉडी के ऊपर एक परफेक्ट कंट्रोल नहीं होता। लेकिन जो लू फैंग की बॉडी है वो पूरी तरीके से कंप्लीट लग रही थी। लू फैंग की बॉडी के अंदर एक पूरा का पूरा वास्ट वर्ल्ड था। मैंने अभी लू फैंग के ऊपर अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया था जिसके थ्रू उसने लू फैंग की बॉडी को स्कैन किया था। स्कैन करके वो इवन लू फैंग के बॉडी के जो छोटे छोटे वर्ल्ड्स होते हैं उसके अंदर भी घुस गया था। वो जो चोर होता है वो हंसते हुए कहता है हमें क्या लगता है कि इन छोटे मोटे वर्ल्ड्स के अंदर छुप के तुम मुझे रोक सकते हो। एंड वो अपना मुंह खोलता है एंड उसके मुंह के अंदर से एक कीड़ा बाहर आता है। इस कीड़े को लू फैंग की तरफ फेंक देता है एंड जो कीड़ा होता है ये तुरंत लू फैंग के बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। इस तरीके से एंटर करता है कि इवन लू फैंग को भी पता नहीं चलता कि ये कीड़ा कब उसके बॉडी के अंदर एंटर कर गया। जैसे ये जो कीड़ा होता है वो उसके इंटरनल वर्ल्ड के अंदर एंटर किया होता है वैसे ही लू फैंग इस चीज को सेंस कर लेता है। लू फैंग ने अपने होम टाउन के अंदर यानी कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर कुल मिला के 9 टाइप्स के हुनियान ब्लड लाइन लाइफ फॉर्म्स को रिफाइन किया था। इसके अंदर से 5 को वो अपने साथ लेके आया था कि कुल मिला के लू फैंग के पास 5 फॉर्म है वर्ल्ड अवतार के। ये चीज मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी। जो लू फैंग का बाहरी अवतार है, अवतार की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। उसकी स्किन भी काफी ज्यादा थिक है जो कि काफी ज्यादा हार्श कंडीशन के लिए बना है। इसी अवतार के अंदर बाकी के 4 अवतार है। सबसे ज्यादा जो एनर्जी रिजर्व है वो लू फैंग के एक्सटर्नल अवतार ने कैरी करके रखा है। बाकी के जो उसके 4 अवतार जो कि उसके बॉडी के अंदर रिसाइड करते हैं उनके पास लोअर एनर्जी रिजर्व है। वो जो कीड़ा जैसे लू फैंग के इंटरनल वर्ल्ड के अंदर एंटर किया वैसे ही लू फैंग के इंटरनल वर्ल्ड ने उसे डिटेक्ट कर लिया। ज्यादा पावरफुल लू फैंग का वर्ल्ड अवतार होगा यानी कि एक्सटर्नल अवतार, उतना ही ज्यादा स्टेबल लू फैंग का इंटरनल वर्ल्ड होगा। वही जो ब्लड कलर का कीड़ा होता है लू फैंग के बॉडी के अंदर एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड के अंदर घूम रहा होता है। काफी ज्यादा कोशिश करता है ट्रेजर ढूंढने की, उसे कोई भी ट्रेजर नहीं मिलता। फाइनली वो एक ऐसी जगह के ऊपर आके पहुंचता है जहाँ पे उसे कुल मिला के 4 और अवतार देखने के लिए मिलता है जो सेम टू सेम लू फैंग जैसे ही दिख रहे थे। एंड इन चारों के बीच में वो खड़ा था इस वक्त, क्योंकि वो कीड़ा इन 4 अवतार के बीच में था। ये चारों जो अवतार थे वो क्रॉस लेग करके बैठे हुए थे। एक अवतार जो होता है वो तुरंत लू फैंग के इंटरनल वर्ल्ड मेम्ब्रेन के साथ मर्ज हो जाता है। इस कीड़े को पहले लू फैंग के बॉडी के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। जैसे लू फैंग का जो अवतार था ये उसकी वर्ल्ड मेम्ब्रेन के साथ मर्ज हुआ, वैसे अंदर की जो प्रोटेक्शन थी वो पहले के कंपेरिजन के अंदर 10 गुना और ज्यादा बढ़ गई थी। लू फैंग के जो बाकी के 3 अवतार होता है वो अभी भी इस कीड़े को देख रहे थे। उनके फेसेस के ऊपर हम लोग को स्माइल देखने के लिए मिल सकती थी। लू फैंग मनी मन कहता है कि उसके जो 5000 हुनियान क्रिस्टल्स है वो उसके स्पेस टाइम अवतार के पास है। उसका जो स्पेस टाइम अवतार है उसने भी उस 5000 हुनियान क्रिस्टल को फ्यूचर के अंदर रखा है। यानी कि कुल मिला के जो लू फैंग का स्पेस टाइम अवतार है 3 डायमेंशंस के अंदर एग्जिस्ट करता है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एंड इस वक्त जो लू फैंग के हुनियान क्रिस्टल है वो फ्यूचर वाले अवतार के पास है, फ्यूचर वाले फॉर्म के पास है। इसके अलावा जो लू फैंग का इंटरनल वर्ल्ड है वो एम्परर अवतार के थ्रू गार्ड किया जाता है। लू फैंग मनी मन कहता है भाई अगर इतने ज्यादा प्रोटेक्शन के बाद भी अगर तू इन 5000 हुनियान क्रिस्टल्स को चोरी कर पाता है कर ले, मैं अपनी हार को एक्सेप्ट कर लूंगा, इसे अपने लिए एक तरीके का सबक समझ से रख लूंगा। लू फैंग को पहले एम्परर क्वीन ने वार्न कर दिया था। लू फैंग पहले से काफी ज्यादा कोशिश था यानी कि चौकन्ना। वो जो कीड़ा होता है उस कीड़े के अंदर उस चोर की कॉन्शियसनेस होती है। वो बंदा मनी मन सोचता है, उसने कहा था कि ये कोई नॉर्मल कल्टीवेटर है, मेरा जो ब्लड कलर वॉर्म है अंदर काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। वो जो ब्लड कलर वॉर्म होता है वो कीड़ा वो तुरंत लू फैंग के अंदर कहीं छुपने की कोशिश करता है। जैसे ही वो लू फैंग के वर्ल्ड मेम्ब्रेन के अंदर घुसता है ऐसे ही वो वर्ल्ड मेम्ब्रेन से टकरा जाता है, लेकिन वो वर्ल्ड मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा था। कुल मिला के जो कीड़ा था वो लू फैंग के बॉडी के अंदर आ तो गया था बड़े आराम से, लेकिन अभी ये यहाँ से जा नहीं सकता था। फिर तक कोशिश करता है
लेकिन उसके बाद भी वो लू फैंग के इस वर्ल्ड मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। जो चोर होता है वो मन ही मन सोचता है, अरे अरे ये क्या हो गया, मैं इस बंदे के अंदर काफी ज्यादा आसानी से एंटर तो कर गया था, लेकिन अभी मैं यहाँ से नहीं निकल पा रहा। के बाद वो जो कीड़ा होता है वो काफी ज्यादा फड़फड़ाने लग जाता है एंड काफी ज्यादा कोशिश करता है लू फैंग के वर्ल्ड मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने की, लेकिन चाहे वो कितनी कोशिश क्यों ना कर ले, डैंड वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लू फैंग इस वक्त मन ही मन कह रहा था, मैंने सुना तो था कि यूलान सिटी के अंदर चोरी डकैती वगैरह ये काफी ज्यादा कॉमन है, लेकिन अभी मुझे ये भी पता चल रहा है कि यूलान सिटी के जो चोर है कितनी ज्यादा स्किल है। भाई जो लू फैंग के बचे हुए 3 अवतार होता है कि उसके वर्ल्ड अवतार के अंदर होता है, वो इस वक्त उस कीड़े की तरफ देखते हुए स्माइल कर रहे थे एंड एक तरीके से उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो जो कीड़ा होता है वो अपने कॉन्शियसनेस के थ्रू चिल्लाता है एंड कहता है मुझे बाहर निकलने दो, मैं तुम्हें वापिस से परेशान नहीं करूंगा। ये बात वो जो कीड़ा होता है वो सडनली डिसअपियर हो जाता है। जैसे वो वापिस से अपीयर होता है उसके सामने लू फैंग का एक अवतार था एंड जो अवतार था इस अवतार का नाम था टियांग गुआंग अवतार। लू फैंग के 5 अवतार के अंदर से ये जो अवतार था उसका जो फॉर्म था वो सबसे ज्यादा इंडिस्ट्रक्टेबल था। इसके पास जो एनर्जी रिजर्व था वो सबसे ज्यादा कम था। ये चीज वो जो कीड़ा होता है वो भी नोटिस कर लेता है। वो जो कीड़ा होता है वो लू फैंग के इस अवतार के ऊपर अटैक कर देता है। लगभग ये 3 बार लू फैंग के अवतार के ऊपर अटैक करता है। इतना ज्यादा पावरफुल अटैक करने के बाद भी लू फैंग का जो अवतार होता है वो 3 बार टूटने के बाद वापस से रिकंस्ट्रक्ट हो जाता है कि वो एक तरीके से टूटा नहीं था, लू फैंग का डिफेंस करने का एक तरीका था। इसके बाद वो जो कीड़ा होता है पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, उसे भरोसा नहीं हो रहा था। लू फैंग का जो सबसे ज्यादा वीकेस्ट अवतार है इतना ज्यादा पावरफुल है। इसी के साथ हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि लू फैंग का जो अवतार होता है वापिस से टूटता है एंड वापिस से जैसे ही रिकंडेंस होता है ये इंटरनल वर्ल्ड के साथ मर्ज हो जाता है एंड एक जायंट ग्राइडिंग डिस्क फॉर्म करता है, यानी कि एक तरीके से यहाँ पे सुदर्शन चक्र आ चुका था, काफी ज्यादा तेजी से रोटेट कर रहा था। लू फैंग की एक अल्टीमेट लेवल की सीक्रेट टेक्निक थी जिसे लू फैंग ने लाइफ एंड डेथ डाओ से बनाया था। इसका लू फैंग ने नाम लाइफ एंड डेथ ग्राइंडिंग डिस्क भी रखा था। जो लू फैंग की जो लाइफ एंड डेथ ग्राइंडिंग डिस्क होती है ये एक तरीके से उस कीड़े को अपने अंदर कैद कर लेती है एंड उसे पूरी तरीके से क्रश करने की कोशिश करती है। वो जो कीड़ा था वो भी अपने आप में एक ट्रेजर था जो लू फैंग के इस ग्राइंडिंग फोर्स को रेजिस्ट कर रहा था, लेकिन वो जो कीड़ा होता है वो समझ जाता है अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो यहाँ से बच नहीं पाएगा। वो जो कीड़ा होता है वो जोर से चिल्लाते हुए लू फैंग की तरफ देखता है एंड कहता है लू फैंग क्या तुम सही में मुझे मारना चाहते हो। ये चीज सुन के लू फैंग थोड़ा सा शॉक होता है कि एक्चुअल में इस इंसान को उसका नाम पता है। अगले सेकंड के अंदर जो लू फैंग होता है वो इस कीड़े के ऊपर अपना एक कर्स किलिंग टेक्निक यूज कर लेता है। ये जो टेक्निक होती है ये लू फैंग के कर्मिक अवतार के द्वारा की गई थी, यानी कि लू फैंग के पास हेवन एंड अर्थ का अवतार, टाइम अवतार, टियांग गुआंग अवतार और कार्मिक अवतार था, लास्ट उसका वर्ल्ड अवतार था। जैसे लू फैंग ये कर्स टेक्निक उसके ऊपर लगा देता है उस कीड़े के ऊपर, कीड़ा होता है वो जोर से चिल्लाने लग जाता है दर्द के कारण। उसका जो ओरा होता है वो धीरे धीरे करके वीक होने लग जाता है। तो जो कीड़ा होता है वो गिड़गिड़ाने लग जाता है एंड कहता है रुक जाओ रुक जाओ। लू फैंग थोड़ा सा सरप्राइज होता है अभी तक ये जो कीड़ा है ये छोटा सा कीड़ा लू फैंग के इस कर्स टेक्निक को सह पाया, सही में कोई ऑर्डिनरी कीड़ा नहीं है। लेकिन लू फैंग 2 सेकंड के लिए रुक जाता है। वो कीड़ा लू फैंग से कहता है मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे माफ कर दो। एक्चुअल में ये जो कीड़ा था इस कीड़े के भी कुल मिला के 3 अवतार थे, लेकिन अगर ये जो अवतार है ये डैमेज हो जाता है, यानी कि अगर इसे लू फैंग खत्म कर देता है तो इस कीड़े की ओरिजिनल बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा असर पड़ेगा। इस कीड़े को नर्चर करने के लिए काफी ज्यादा पैसे लगे हैं। कुल मिला के अगर इस कीड़े को कुछ होता है तो जो भी चोर है उसका चोरी करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जो कीड़ा था ये उस चोर का एक ट्रम्प कार्ड था जिसकी मदद से वो चोरियां करता था। अगर इसे कुछ हो गया तो वो बाकी चोरियां कैसे करेगा। फिलहाल के लिए वो लू फैंग के सामने सरेंडर कर देता है। कीड़ा लू फैंग से कहता है मैं तुम्हें कंपनसेट करने के लिए तैयार हूँ। फैंग उस छोटे से कीड़े की तरफ देखता है एंड कहता है अच्छा तो तुम मुझे कितना कंपनसेट करने वाले हो, अगर तुम्हारा अमाउंट छोटा निकला मैं तुम्हें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। फैंग समझ जाता है कि जो वॉर्म है ये एक तरीके का अवतार है, इसकी कीमत अच्छी खासी तो होगी। लू फैंग कहता है चलो ठीक है तुम मुझे कुल मिला के 2 लाख हुनियान क्रिस्टल दोगे, अगर इससे 1 क्रिस्टल भी कम होगा तो मैं तुरंत इस चीज को मार दूंगा यहाँ पे। वो जो बॉम्ब होता है वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है एंड वो कहता है तुम कुछ ज्यादा ही मांग रहे हो। लू फैंग कहता है तुम्हारे पास कुल मिला के 3 सेकंड है डिसाइड करने के लिए, तुम डिसाइड नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फैंग काफी सारी दुकानों के अंदर गया था एंड उसने इसी तरीके के बॉम्ब्स देखे थे। उनको जस्ट कल्टीवेट करने का जो प्राइस था वही 50 to 60,000 हुनियान क्रिस्टल्स के आसपास था एंड जब इनको कल्टीवेट करना इतना ज्यादा महंगा हो सकता है इसकी प्राइस कितनी होगी। इसी के साथ जो लू फैंग होता है वो काउंटडाउन शुरू कर देता है 3, 2। जैसे वो 1 बोलने वाला होता है वैसे वो जो कीड़ा होता है वो चिढ़ाने लग जाता है एंड कहता है ठीक है मैं तुम्हारी कंडीशन मानता हूँ, थोड़ा सा टाइम दो, जल्दी हुनियान क्रिस्टल तुम्हें अरेंज करके दे दूंगा। लू फैंग कहता है अच्छा तुम मेरे बारे में इतना कुछ जानते हो तो तुम मेरे घर के बारे में भी जानते होंगे। वो जो 2 लाख हुनियान क्रिस्टल है वो तुम मेरे केव के अंदर भिजवा देना, जैसे मुझे वो क्रिस्टल मिलेंगे वैसे ही मैं तुम्हारे इस कीड़े को छोड़ दूंगा। लू फैंग जानता था कि अगर वो इस तरीके से उन सारे क्रिस्टल्स को आउटसाइड यानी कि बाहर अगर किसी जगह पर रिसीव करता है मे भी वापस से उसके ऊपर कोई और अटैक कर सकता है, लेकिन अगर वो अपने केव के अंदर ये सारा क्रिस्टल्स रिसीव करता है तो ये उसके लिए ज़्यादा सेफ होगा।
वही वो जो वॉर्म होता है वो हा के अंदर मुंडी हिला देता है। उसके बाद जो लू फैंग होता है वो और ज्यादा शॉपिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं होता एंड वो डायरेक्टली अपने घर चला जाता है। सबसे पहले उसे अपनी ये डील कंप्लीट करनी थी 2 लाख हुनियान क्रिस्टल वाली। सब समझ रहे हो गाइस, यहाँ पे आते ही लू फैंग ने 2 लाख हुनियान क्रिस्टल्स कमा लिए। 1 लाख हुनियान क्रिस्टल्स कुछ एम्परर क्वीन ने लू फैंग को दिए थे एंड अभी लू फैंग के पास कुल मिला के 2 लाख हुनियान क्रिस्टल्स है। तो इस हिसाब से लू फैंग के पास टोटल 3 लाख हुनियान क्रिस्टल्स है। मतलब ये जो 2 लाख हुनियान क्रिस्टल्स है ये अभी तक लू फैंग को मिले नहीं है, जल्दी ही मिलने वाले हैं। लू फैंग से थोड़ी सी दूरी के ऊपर ही वो जो चोर होता है वो इस वक्त मनी मन दांत कसमसा रहा होता है। वो कहता है इस बार तो सही में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, मेरी चोरी मेरे ऊपर ही पूरी तरीके से बैकफायर कर गई। यहाँ की सिर्फ मेरी चोरी फेल हुई बल्कि मुझे 2 लाख हुनियान क्रिस्टल्स भी कंपनसेट करने पड़ रहा है। जो भी इंटरनल इंटेलिजेंस मुझे इस बंदे के बारे में मिली थी वो सही में पूरी तरीके से गलत थी। ये बंदा ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इस बंदे के पास काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल मेथड्स है। इसके जो मल्टीपल अवतार है वो भी काफी ज्यादा ट्रबलसम है। अगर वो सारे के सारे एक साथ आ जाए तो उनसे बचना काफी ज्यादा मुश्किल है। मिला कि ये जो चोर होता है ये फिलहाल के लिए यहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे 2 लाख हुनियान क्रिस्टल्स भी प्रिपेयर करने थे। लू फैंग अपने घर के अंदर वापस से लौट जाता है एंड वो सबसे पहले एम्परर क्वीन से मिलता है। जैसे एम्परर क्वीन को पता चलता है कि लू फैंग के ऊपर एक अटैक हुआ है, जिसने लू फैंग के ऊपर अटैक किया था लू फैंग ने उल्टा उसके ऊपर ही अटैक कर दिया। कुल मिला के चोर के घर से ही चोरी हो चुकी थी। बंदा चोरी करने आया था, उसको लूट लिया गया था लू फैंग के द्वारा। चीज जाने के बाद एम्परर क्वीन काफी ज्यादा सरप्राइज होता है लू फैंग की स्टोरी सुन के। लू फैंग कहता है वो जो वॉर्म था वो सही में काफी ज्यादा स्पेशल था, काफी ज्यादा आसानी से मेरे इंटरनल वर्ल्ड के अंदर घुस गया, लेकिन वो मेरे इंटरनल वर्ल्ड से बाहर नहीं निकल पाया। एम्परर क्वीन लू फैंग की तरफ देखते हुए कहता है तुम अभी अभी उलान सिटी के अंदर आए हो, उसके बाद भी वो जो चोर है उसे तुम्हारा नाम पता है। ऐसा लगता है उस चोर के पीछे जो भी फोर्स है शायद से एल्डर हॉल से कनेक्टेड है। लू फैंग अभी यहाँ पे नया नया है, उसके बाद भी अगर एल्डर्स लू फैंग को टारगेट कर रहे हैं सही में काफी ज्यादा सोचने वाली बात है। एम्परर क्वीन लू फैंग से कहता है शायद ये बस तुम्हारी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए होगा। अगर इस वक्त तुम 2 लाख हुनियान क्रिस्टल उनसे लेते हो शायद से तुम पूरी तरीके से उनके रेडार के अंदर आ जाओगे। एम्परर क्वीन से कहता है तो आपको क्या लगता है मुझे ये हुनियान क्रिस्टल नहीं लेने चाहिए? एम्परर क्वीन स्माइल करते हुए कहता है ऐसी बात नहीं है, चोरों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। एट द एंड हम सब सोर्स वर्ल्ड के लोग हैं, हमारे पास काफी सारे अवतार है। जो हाई लेवल के हुनियान बींग्स है वही हमें थ्रेटन कर सकते हैं। बाकी ये जो छोटे मोटे चोर चक्के हैं इनसे हमारी लड़ाई हो भी जाए एंड ये लोग अगर हमारे अवतार को एलिमिनेट कर भी देते हैं तो भी क्या ही फर्क पड़ेगा। पीछे सोर्स वर्ल्ड से हमारा एक दूसरा अवतार आके इस जगह पे आ जाएगा। कुल मिला के इस जगह पे कभी भी ये लोग मर नहीं सकते एज लॉन्ग एज उनको कोई हाई लेवल का हुनियान बींग टारगेट ना करे। यानी कि ये छोटे मोटे एम्पर वैम्पर उनका कुछ भी उखाड़ नहीं सकते। अगर वो उन्हें मार भी दे तो फिर भी घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक लू फैंग तो दूसरा लू फैंग वापस से ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर पैदा हो जाएगा। यही रीजन था कि काउंटलेस सोर्स वर्ल्ड से काफी सारे जो कल्टिवेटर्स थे वो इस जगह पे आते थे कि यहाँ पे उन लोगों को मरने मारने की कोई टेंशन नहीं थी, को बस हाई लेवल के हुनियान बींग से डर लगता है। गाइस अगर उन्होंने स्पिरिचुअल अटैक कर दिया गलती से फिर उनको स्पिरिचुअल अटैक करने की जरूरत भी नहीं है। अगर लू फैंग किसी हाई लेवल के हुनियान बींग को ऐसा आंखों से भी देख लेता है, उसे देखने से लू फैंग के दिमाग के अंदर इतना ज्यादा माइंड पोल्यूशन कॉज हो जाएगा लू फैंग खुद ब खुद ही मर जाएगा। अगर वो नहीं भी मरता तो वो पूरी तरीके से पागल हो जाएगा। कुल मिला के इस वक्त लू फैंग ये तो समझ चुका था तो आराम से इस सामने वाले बंदे को लूट सकता है, उसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से। टाइम के बाद एक विजिटर लू फैंग के केव के बाहर आ जाता है। बंदे ने ब्लैक कलर के रॉब्स पहन के रखे थे। लू फैंग एंड एम्परर किंग इस बंदे को ऑब्जर्व करता है। ब्लैक रॉब वाला बंदा लू फैंग की तरफ देखता है एंड कहता है तुम ही हो ना लू फैंग, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें 2 लाख हुनियान क्रिस्टल चाहिए? लू फैंग उस बंदे की तरफ देखता है एंड कहता है क्या तुम ऑलरेडी डिसाइड करके आओ कि तुम मुझे ये पैसे नहीं देने वाले? एम्परर किंग बस साइड से खड़े खड़े लू फैंग को और उस बंदे को देखते रहता है। एम्परर किंग देख रहे थे कि लू फैंग किस तरीके से पूरी के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस बंदे के साथ डील कर रहा था। वो जो फिगर होता है वो हंसते हुए कहता है बहुत सही बहुत सही, चलो फिर ठीक है, अगर तुम्हें इसी तरीके से इस मैटर को सॉर्ट आउट करना है तो कोई दिक्कत नहीं। इसी के बाद वो जो बंदा होता है वो अपने हाथों को वेव कर देता है। काफी सारे बड़े बड़े पाउचेस हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं कि लू फैंग के सामने आके गिर जाता है। लू फैंग से कहता है चेक कर लो, इसके अंदर पूरी तरीके से 2 लाख हुनियान क्रिस्टल है। लू फैंग भी अपने कॉन्शियसनेस की मदद से चेक कर लेता है। अमाउंट कंफर्म करते ही उस बंदे को उसका कीड़ा वापस से लौटा देता है। जैसे लू फैंग इस कीड़े को अपने बॉडी के बाहर छोड़ता है ये जो कीड़ा होता है वैसे ही गायब हो जाता है। अपना कीड़ा वापस लेने के बाद वो जो फिगर होता है वो यहाँ से निकल जाता है। भाई वो जो फिगर होता है वो वापस से उस लार्ज स्पेरिकल क्रीचर के अंदर आता है। कि आप लोगों को याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने एक क्रीचर की बात की थी जो बड़े से बॉल की तरह है, उसके चारों तरफ काफी सारे उसके अलग अलग फेसेस बने हुए हैं एंड इस बड़े से बॉल के अंदर काफी सारे छेद भी है। के अंदर बाहर काफी सारे क्रीचर होते रहते हैं। उसी के अंदर एक फिगर था, सबसे पहले लू फैंग की इंटेलिजेंस मिली थी। उस फिगर ने भी एक दूसरे फिगर को काम पे लगाया था। कुल मिला के वो जो दूसरा फिगर था वो वापस से अपने बॉस के पास लौट जाता है। उसका बॉस उसे कहता है मिला के तुम्हें एक छोटा सा ताज दिया गया था, के अंदर तुम्हें अपने शिकार की एबिलिटीज को चेक करना था, लेकिन तुम फेल हो गए एंड तुम फेल हुए क्योंकि तुम कमजोर थे। कहता है
कि नॉर्मली फेल होना काफी ज्यादा नॉर्मल है, पकड़े जाना भी पॉसिबल है, लेकिन इस बार तुमने लगभग 2 लाख उनियान क्रिस्टल उस बंदे को दिए, कि सही में काफी ज्यादा बड़ा लॉस है। इस चीज से तुम्हें एक चीज सीखने के लिए मिलती है, याद रखना अगली बार सिर्फ इंटेलिजेंस के ऊपर कभी भी पूरी तरीके से भरोसा मत करना। गाइस यही चीज मैं आप लोगों को स्टार्टिंग के अंदर बता रहा था। लू फेंग जस्ट यहाँ पे अभी अभी आया एंड ये लोग लू फेंग के बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं जानते। लोग बस इतना जानते हैं कि जो लू फेंग है वो एक अर्ली एम्पर लेवल का वॉरियर है, उसके अलावा उनके पास और कोई इंटेलिजेंस नहीं है। यही सेम सिनेरियो बाकी के कल्टीवेटर्स को लेके भी है। जरूरी है जो भी कल्टीवेटर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन हो, जनरली पूरी इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि हमेशा हर बंदा अपने लिए कोई ना कोई अपना ट्रम्प कार्ड छुपा के ही रखता है। उसके ट्रम्प कार्ड के बारे में किसी को भी नहीं पता होता, इवन इंटेलिजेंस को भी नहीं। उसका जो बॉस होता है वो उस बंदे से कहता है जो एम्पर क्विंग है वो सोर्स वर्ल्ड से बिलोंग करता है, जो लू फेंग है वो भी सोर्स वर्ल्ड से बिलोंग करता होगा। ऐसे गॉड किंग को अगली बार से कभी भी प्रोवोक मत करना जो कि सोर्स वर्ल्ड से बिलोंग करता है। के साथ हमेशा हम लोगों को सावधानी से डील करना पड़ेगा, ताकि से इस चीज को अच्छे से याद रखना। उसके बाद वो जो फिगर होता है वो ऐसे गायब हो जाता है। वो जो फिगर होता है वो गायब होने के बाद दूसरे जगह पे अपीयर होता है एंड वो मन ही मन कहता है बॉस आपको इस चीज से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी नुकसान हुआ है वो मेरा नुकसान हुआ है। लू फेंग तुम बस थोड़ा टाइम इंतजार करो, मुझे सही मौका मिलेगा तुम्हारे ऊपर अटैक करने का, मैं डेफिनेटली रिग्रेट फील कराऊंगा। ये जो बंदा है ये वापस अपने पाव के ऊपर कुल्हाड़ी मारने जा रहा है। मिला के इसका जो बॉस था उसने इस बंदे को अच्छी खासी एडवाइस दी थी कि ये लू फेंग से एंड एम्पर क्विंग से एंड बाकी सब लोगों से दूर रहे जो भी सोर्स वर्ल्ड से बिलोंग करता है। लेकिन ये जो बंदा है ऐसा लगता है कि ये खा के ही मानेगा। वापिस हम लोगों को उसका बॉस देखने के लिए मिलता है जो कि मन ही मन कहता है कि जितने भी स्ट्रॉन्ग बीइंग्स है सोर्स वर्ल्ड से जो बिलोंग करता है घंटा भी फर्क नहीं पड़ता अगर वो अपना एकाध अवतार खो दे, कि वो अपने होम टाउन से अपने अनलिमिटेड अवतार्स को वापस से क्रिएट कर सकता है, कि कुल मिला के वो मरने नहीं वाले। तो अगर उन्हें सही में चोट पहुंचानी है तो उसका बस एक ही तरीका है कि उनके ट्रू ट्रेजर्स को सीज कर लो। अगर आप किसी भी सोर्स वर्ल्ड के बंदे के ट्रेजर्स को लूटते हो तो ये चीज डेफिनेटली उस बंदे के लिए काफी पेनफुल हो सकती है। जैसे कि सोचो अगर लू फेंग यहाँ पे स्टार टावर लेके आता है और लू फेंग का कोई अवतार मर भी जाता है फिर भी लू फेंग को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उसका स्टार टावर चोरी हो जाता है तो डेफिनेटली लू फेंग के लिए बहुत बड़ी बात होगी। हम लोग को लू फेंग देखने के लिए मिलता है जिसके पास ऑलरेडी इस वक्त 3 लाख हुनियान क्रिस्टल थे, बट उसके बाद भी जो लू फेंग था वो 5000 हुनियान क्रिस्टल से ज्यादा हुनियान क्रिस्टल कैरी नहीं करता था। एंड धीरे धीरे करके लू फेंग ने थोड़ा मोड़ा पैसा खर्च करना स्टार्ट कर दिया था। लू फेंग बहुत ज्यादा शॉपिंग नहीं करता था, उसे जितनी जरूरत थी वो उतनी शॉपिंग करता था कि अगर वो ज्यादा शॉपिंग करेगा तो बाकी लोगों के नजर में आ सकता है। एंड इसके अलावा जो लू फेंग होता है वो ज्यादा से ज्यादा क्लोज डोर कल्टीवेशन के अंदर ही फोकस करता है। जब उसके पास सफिशिएंट स्ट्रेंथ होगी तभी वो छाती चौड़ी करके इस जगह के ऊपर घूम सकता है। लू फेंग वापस से हम लोग को उसके घर के अंदर देखने के लिए मिलता है एंड लू फेंग के सामने लगभग रिसोर्सेज का एक पूरा का पूरा पहाड़ था जो कि लू फेंग ने अभी अभी खरीदा था। के अंदर काफी सारे नेचुरल बॉर्न हुनियान लाइफ फॉर्म्स के रिसोर्सेज थे, कि कुछ ब्लड के सैंपल्स थे, फेदर थे, बोन था एंड काफी सारे कुछ 100 पीसेस थे। इनकी जो कीमत थी वो हर एक पीस की लगभग 300 हुनियान क्रिस्टल्स के आसपास थी। अगर स्टार टावर एंड गॉड आई की बात की जाए के सामने ये सारे के सारे जो मटेरियल्स है कुछ भी नहीं थे, कि जो मिस्ट्रीज थी वो काफी ज्यादा नॉर्मल सी थी। बस इनका जो डाव था वो थोड़ा सा ज्यादा प्रोफाउंड एंड कंप्लीट था। लेकिन गाइस जो लू फेंग का लाइफ ऑफ आई एंड डेथ एंड जो स्टार टावर है भले उनका भी डाव काफी ज्यादा प्रोफाउंड है, लेकिन लू फेंग उसे इस वक्त पूरी तरीके से स्टडी नहीं कर सकता। लू फेंग के पास सफिशिएंट स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन इन मरी मुर्दी डेड बॉडीज को तो लू फेंग स्टडी कर ही सकता है। इसी के साथ जो लू फेंग होता है वो अपना कल्टिवेशन करना स्टार्ट कर देता है एंड यही पे ये चैप्टर खत्म होता है। होप करता हूँ कि आपको आज का चैप्टर पसंद आया होगा। गाइस ये जो वीडियो है मैं कल भी डाल सकता था, लेकिन मैंने आज इसलिए डाला क्योंकि मैं चाहता था कि ये जो वीडियो है लगभग 1 घंटे के आसपास बने। जब कल तक मैंने इस वीडियो का रिकॉर्ड किया था तो इसकी जो साइज थी वो लगभग 38 या फिर 39 मिनट्स तक की बन रही थी, कि मेरे रेगुलर यूट्यूब के वीडियोस के साइज से मेल नहीं खा रही थी। इसलिए मैंने सोचा जब कल एक और चैप्टर अपलोड हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसे लगभग 1 घंटे के आसपास करके अपलोड कर दूंगा। तो होप करता हूँ कि आपको ये एपिसोड भी पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।